A very good morning, everyone, guys. I hope you have done the homework. How many of you haven't done the homework? Stand up. खुशी खुशी एकदम हाथ उठा रहे हो. फर्स्ट बेंच पे बैठ के होमवर्क नहीं किए हैं. Haven't done. वही मैं डर गई. मैंने बोला बच्चों का भाई अलग ही अंदाज है. खुशी खुशी बोल रहे हम नहीं किए हैं. खड़े भी हो रहे, हंस भी रहे हैं, एकदम चहक रहे, खिलखिला रहे हैं. अच्छा, जिन लोग नहीं किया सच्ची में खड़ा हो जाओ. कॉपी चेक करने के ऊपर आ गए ना तो क्या हालत करेंगे नहीं बता सकते हैं. खड़े हो जाओ. कौन कौन होमवर्क नहीं किया है? मैम होमवर्क क्या था वो तो बताइए. होमवर्क याद है ना? 2 टियर और 3 टियर का पूरा आपको एक्सप्लेनेशन लिखना था कंपोनेंट्स के साथ अलॉन्ग विद द डायग्राम. एक बार बोला था ना रफ में प्रैक्टिस कर लेना. क्या कियो? क्विकली इन्फॉर्म मी. क्यों नहीं किया? क्या कर रहा था? ऐसा क्या चीज में बिजी था? तो लिखने वाला पार्ट क्या करेगा? एग्जाम में क्या वाइवा वॉस है क्या? वाइवा का टेस्ट है एग्जाम में कि रिटन टेस्ट है? तब फिर खाली पढ़ने से हो जाएगा? लिखना भी तो पड़ेगा ना. और अगर अभी नहीं लिख रहे हो तो एग्जाम में भी नहीं लिख पाओगे. व्हाट अबाउट यू? याद किया लेकिन लिखा नहीं क्योंकि पता ही नहीं था ना लिखना है ना. ध्यान नहीं आया कि लिखने भी बोला था. कि लगा यार इतना लेंदी कौन लिखेगा यार, हो गया ना पढ़ लिए, यही सोचा क्या? व्हाट हैपेंड टू यू? यस, आई वांट एन आंसर फॉर दिस. क्यों? अरे लिखने के बारे में नहीं हो तो एग्जाम में कैसे लिखेगा? यू हैव टू इनकलकेट दैट हैबिट. हिंट क्या दे बाबा? तुमको लिखना क्या था? 2 टियर स्ट्रक्चर. नंबर 1 प्रेजेंटेशन लेयर, नंबर 2 डेटाबेस लेयर. प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर तुमको क्या लिखना था? ऑलरेडी मैंने लिखवाया है. ये एक ऐसा इंटरफेस है, ये एक ऐसा फ्रंट एंड पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर है जो क्लाइंट को क्या दे रहा है? इंटरफेस दे रहा है सो दैट यू कैन इंटरेक्ट विद द ई कॉमर्स वेंडर. जीयूआई फॉर्मेट में आपको डेटा दे रहा है लिंक निकाल कर. हाँ, और फिर मैट किस लिए? मैट मैट क्यों है? मैट है आपके पास? खोला तो फिर क्या हुआ? खोल के सो गया? पढ़ा तो फिर लिखना भी तो पड़ेगा ना खुद से. तुम अगर अभी नहीं लिख पा रहे हो तो आगे लिख पाओगे क्या? अभी तो टॉपिक ताजा ताजा पढ़ाया है मैंने. कोशिश तो करते लिखने का, कुछ तो लिखते, स्क्रिबल तो करते तो लिख पाते ना. कोशिश ही नहीं किया. नहीं लिखने के 100 बहाने. और अगर डिटर्मिनेशन है तो कोई ताकत नहीं रोक सकता लिखने के लिए. और इनफैक्ट मैंने डायग्राम के ऊपर सब कुछ लिखवा दिया था. याद करो, डायग्राम में एक एक चीज लिखवाया हुआ है मैंने. फिर तुमको क्या लिखना था आगे? प्रेजेंटेशन लेयर यूजर से क्वेरी रिसीव करता है और उसको फॉरवर्ड करता है. कहां पे फॉरवर्ड करता है? डेटाबेस लेयर में. और डेटाबेस लेयर इज अ स्टोर हाउस ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन. प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट का डिटेल, कस्टमर का डेटा और इससे रिलेटेड रिसर्च के लिए, क्वेरी को सॉल्व करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो कौन दे रहा है? डेटाबेस लेयर. और सेकंड जो हमने 2 टियर पढ़ा था उसमें तो ये भी बोला कि जो बिजनेस लॉजिक है वो भी कहां पे है? डेटाबेस लेयर में. जो क्या कर रहा है? मैनिपुलेशन कर रहा है डेटा का, क्वेरी को कन्वर्ट कर रहा है मीनिंगफुल रिजल्ट में, and it's giving back to the presentation layer. Now presentation layer is converting the API into GUI and giving it back to the user. Problem solved. क्या नहीं समझ में आया? चाहते तो लिख पाते ना. अभी लिख पाओगे? हाँ, अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है. कुछ नहीं, बहाना है ये सब. समझ में? बहाना है. तो भाई मैंने बोला ना, नहीं करने के तुमको 100 रीजंस मिलेंगे. एक रीजन करने के लिए ढूंढ लोगे ना और उसको अपना फोकस बना लोगे. दुनिया का कोई ताकत तुमको कुछ करने से नहीं रोक सकता. अब करके आओगे नेक्स्ट क्लास होमवर्क? अरे बोलो. और आपका कॉपी हम सबसे पहले चेक करेंगे. मेक श्योर यू आर डूइंग द होमवर्क एंड देन एंटरिंग द क्लास. बट दैट डज नॉट मीन यू आर नॉट गोइंग टू एंटर इनटू द क्लास. सिट डाउन. व्हाट अबाउट यू? अरे फिर फालतू बात कर रहे हो. लॉ का बैकलॉग है, ये बैकलॉग है. अरे बैकलॉग जिंदगी भर चलेगा तुम्हारा. तुम खुद एक बैकलॉग हो तो चलेगा कैसे? एक बात बताओ,
तुम अगर कल खाना स्किप कर दिया तो आज दोबारा खाना खाता है ना, कि पहले 2 बार खाना खाता है, कल का भी खाना खाता है फिर आज का भी खाना खा लेता है? आज का काम तो करते ही हो, तो फिर बैकलॉग तो चलते रहेगा, वो करो साइड में। तुम पहले ग्रुप 1 में जो है अपना बंटा धार करके बैठे हो, फिर ग्रुप 2 चालू हो रहा है, उसमें भी तुम बंटा धार करने पे तुले हुए हो। ग्रुप 1 का बैकलॉग, फिर ग्रुप 2 में भी बैकलॉग पैदा कर रहे हो, फायदा क्या है भाई? एंड व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? ऐसे नहीं चलेगा। EIS के क्लासेस में बिना पढ़े आओगे तो भाई बहुत दिक्कत है। जो बच्चे पढ़ के आए हैं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, ठीक है, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। और पता चल जाएगा मुझे प्राउड होना चाहिए कि नहीं आपका कॉपी चेक करके, ठीक है। अभी तो बस आपकी बातों में बिलीव करके बोल रहे हैं। नाउ आई एम गोइंग टू चेक योर कॉपी, ठीक है। करके आए हो ना सच्ची में होमवर्क? श्योर? ठीक है, हाँ, एक एक करके देखेंगे क्लास के बाद, और साइन भी करेंगे कॉपी में, समझ में आ रहा है? और तुम लोग को रेटिंग भी देंगे कॉपी में तुम्हारे आंसर्स के हिसाब से। क्लियर? बताओ, लिखोगे नेक्स्ट क्लास? बैठ जाओ, सिट डाउन। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग हीरल, यशवी, कशिश, आयुष्मान, अंकिता, दिया, हर्ष, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ठीक है। वी हैव 2 हर्ष, ओके, वन इज ऑल्सो, द अदर हर्ष इज ऑल्सो देयर। अच्छा, तुम्हारा नाम भी हर्ष है क्या? अच्छा, और भी कोई हर्ष है क्या? ठीक है, तुम्हारा नाम हर्ष नहीं है तो क्या है? क्या है तुम्हारा नाम? ऋतिक रोशन। तो तुम अपना नाम हर्ष क्यों लिखते हो? तो क्या पागल हो क्या? मतलब अजूबे जेबे बच्चे हैं क्लास में, क्या बोले हम। चलो चलो लेक्चर चालू करते हैं। यस यस, दिव्या, वी ऑल्सो हैव अ दिव्या इन द क्लास। गुड मॉर्निंग दिव्या, ठीक है। तो भाई नाम का लाज रखना और EIS में टॉप करना, ठीक है। सुनो, लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर। क्लियर? नहीं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। तुम लोग रैंक नहीं लेकर आएगा, एग्जामिशन नहीं लेकर आएगा मेरे क्लास में, तो और कौन लेकर आएगा? समझ रहे हो ना? ठीक है, यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे ऑल आर क्रीम स्टूडेंट्स, ऑलराइट। चलो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। अच्छा, एक बात बताओ ना, पूवी याद है क्या? पूवी कौन थी? तुम लोग को डायग्राम कोई अभी बनाने बोलेगा, बना लोगे क्या? किसका डायग्राम? 2 टीयर का और किसका? 3 टीयर का। 2 टीयर और 3 टीयर का डायग्राम बना लोगे क्या? बिंदास एकदम, ठीक है। तुम बना लोगे डायग्राम? तुमको जिसको कॉन्फिडेंस नहीं था पीछे, डायग्राम बना लेगा क्या? अरे तुम डायग्राम बना लेगा तो तुम कुछ भी कर सकता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम था। 2 टीयर 3 टीयर का तुमको डायग्राम आता है? अच्छा, डायग्राम खाली क्या बना रहे हो? कंप्यूटर बना रहे हो क्या? ऊपर नीचे नाम नहीं लिखते हो क्या? हाँ, लेयर्स का नाम लिख लोगे। तो फिर वही तो लिखना था जो मैंने डिस्क्रिप्शन बोला, उसमें वही तो लिखना था, कंपोनेंट्स के बारे में ही तो लिखना था, है ना? चलो बताओ मेरे को, 2 टीयर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था? व्हाट आर द 2 कंपोनेंट्स इन द 2 टीयर? नंबर 1 प्रेजेंटेशन लेयर, नंबर 2 डेटाबेस लेयर। बिजनेस लॉजिक यहाँ पे कहाँ कंटेंट रहता है? डेटाबेस लेयर। यानी यहाँ पे क्वेरी रिसीव करता है कौन? प्रेजेंटेशन लेयर। फॉरवर्ड करता है कहाँ पे? डेटाबेस लेयर। डेटाबेस लेयर में कौन है? बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक क्या करता है? डज द प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा, हाँ, एंड डेवलप किया मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन या रिजल्ट्स। क्वेरी का प्रोसेसिंग करता है और वो रिजल्ट निकाल के किसको दे देता है? प्रेजेंटेशन लेयर। वेरी गुड। और प्रेजेंटेशन लेयर में कौन रहता है? एप्लीकेशन लॉजिक, which converts the API into GUI and give it back to the user. Client. Client can be anyone क्या? कोई भी client हो सकता है, हाँ, जो generate कर रहा है क्या? Query. Client can be your mobile phone. Client का जो station है can be your mobile phone, can be your desktop, can be your ATM machine, can be your workstation. या फिर अगर मैं बात करूं ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन का, तो फिर उसमें क्लाइंट कौन होगा? या तो आपका लैपटॉप होगा, या कंप्यूटर होगा, या डेस्कटॉप होगा, या हैंडल डिवाइसेस होगा। बट इफ आई टॉक अबाउट फिजिकल टिकट रिजर्वेशन, वहां क्लाइंट कंप्यूटर कौन सा होता है बताओ तो? हाँ, जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं जिस कंप्यूटर में ऑपरेट कर रहे रहते हैं, वो क्लाइंट रहेगा उस समय। और वो कनेक्टेड किससे रहते हैं? मेन सर्वर से। तो मैम ये जो फिजिकल टिकट रिजर्वेशन है या ATM का जो आपने एग्जाम्पल बोला, ये 2 टीयर का एग्जाम्पल है कि 3 टीयर का? 2 टीयर का। बट आप जब मेक माई ट्रिप से टिकट बुक कर रहे हो, या होटल का बुकिंग कर रहे हो, खुद से बुकिंग कर रहे हो, या इंटरनेट बैंकिंग का सुविधा एंजॉय कर रहे हो, इंटरनेट बैंकिंग अपने मोबाइल फोन में यू आर एंजॉइंग, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ 3 टीयर स्ट्रक्चर। तो मैम वेयर इज अ डिफरेंस? 2 टीयर में तो ये 2 लेयर आपने बोला, तो 3 टीयर में एक एक्स्ट्रा लेयर कौन आ जाता है बताओ ना?
यस, एप्लीकेशन लेयर, यानी एप्लीकेशन टियर इज पुल्ड आउट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन टियर, यानी एप्लीकेशन टियर को और एक नाम किया था मिडल मोस्ट टियर या लॉजिक टियर बोल लो, यानी बिजनेस लॉजिक मैम आपके पास डेटाबेस टियर में नहीं होता है क्या? बिजनेस लॉजिक कहां पे रहता है? एप्लीकेशन लेयर। और एप्लीकेशन लेयर में जो बिजनेस लॉजिक है वो क्या कर रहा है? क्वेरी का प्रोसेसिंग कर रहा है, लेकिन उसको प्रोसेस करने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो तो कौन दे रहा है? डेटाबेस लेयर। तो होता क्या मैम, एक बार पूरा बताइए ना। जैसे ही एक यूजर, एक क्लाइंट क्वेरी रेस किया, कहां पर बैठ के? प्रेजेंटेशन लेयर में। प्रेजेंटेशन टियर उसको क्या किया? फॉरवर्ड किया। कहां पे? एप्लीकेशन टियर। एप्लीकेशन टियर उसको फॉरवर्ड किया कहां पे? डेटाबेस टियर। अब डेटाबेस टियर क्या किया? क्वेरी का प्रोसेसिंग किया ना। दो थप्पड़। खाली क्या दिया? इंफॉर्मेशन दिया, रेलेवेंट डेटा दिया। किसको दिया? एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर के अंदर कौन है? बिजनेस लॉजिक। वो क्या कर रहा है? डेटा का प्रोसेसिंग, कन्वर्टिंग द रॉ डेटा इनटू क्या? मीनिंगफुल रिजल्ट एंड गिविंग इट बैक टू द प्रेजेंटेशन लेयर. Now presentation layer is giving it to the user, client in the format of क्या? GUI, full form of GUI, graphical user interface. Okay, two tier का advantage बोलो जल्दी से. Number one, very simple to set up, easy to maintain, low setup cost. Very good. Number two, हाँ, efficiency जो है सिस्टम का performance is very high. Why? Very good, because the business logic is physically close to the database layer. Superb. Drawback बताओ two tier का. If number of query user increases, the performance of the system deteriorates. या फिर और एक क्या बोला था? और एक ड्रॉबैक बताओ. वेरी गुड. चेंज मैनेजमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं है? नहीं है. रेस्ट्रिक्टेड फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ द डीबीएमएस. याद है क्या ये सब? वेरी गुड. थ्री टियर का एडवांटेज बोलो. नंबर वन, improved security because of the clear separation of the interface of the client with the database layer because of the application layer in between. Dynamic load balancing, change management. Very good. Change management मतलब flexibility है क्या? हाँ. Drawback बताओ थ्री टियर का. Very good. Complex, immature. Tools are very immature. Server libraries are difficult to maintain. ठीक से बोलोगे. Difficult to maintain बोलोगे लड्डू मिलेगा. ठीक से बोलोगे. क्या बोला मैंने? सर्वर लाइब्रेरीज आर डिफिकल्ट टू मेंटेन. और एक पॉइंट क्या बोला था? हाँ, इट इज वेरी डिफिकल्ट इन केस ऑफ ह्यूज ट्रैफिक मैनेजमेंट, फॉल्ट टॉलरेंस और लोड बैलेंसर. इतना इजी नहीं है मैनेज करना जितना इजी आप बता रहे हो कि लोड बैलेंसर लगा दो और हो जाएगा. क्वेरी जो है क्या हो जाएगा? डाइवर्ट हो जाएगा अलग अलग लोड बैलेंसर में. बट प्रैक्टिकली जरूरी नहीं है कि सारा जो क्वेरी है ना वो डाइवर्ट हो रहा है. हो सकता है इसके बावजूद भी एक ही सर्वर पे क्लाइंट सारा का सारा रिक्वेस्ट को थ्रो कर रहा है और एक ही सर्वर पे सारा का सारा प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से सर्वर में क्या आ गया? डाउन टाइम. याद आ रहा है ये सब? वेरी गुड. चलो फटाफट बोलोगे. कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स. नंबर वन, हाँ, PUV. यस. P stands for पेमेंट गेटवे, U stands for यूजर, V stands for vendor, W stands for web portal, I stands for internet, one more I stands for very good infrastructure of the technology. अब आप मेरे को एक चीज बोलोगे, एक अच्छे वेंडर होने के लिए ना आपके पास क्या क्या फीचर्स होना जरूरी है, क्या क्या खासियत होना जरूरी है? नंबर वन, सप्लायर एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट. नंबर टू, वेयर हाउसिंग, ऑफलाइन शोरूम. नंबर फोर, रिटर्न पॉलिसी, वारंटी, प्रोडक्ट वारंटी, बिलिंग पॉलिसी, प्रिवेसी, सिक्योरिटी पॉलिसी, डिफरेंट ऑर्डरिंग ऑप्शन. माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग. ठीक है. हाँ, डिफरेंट ऑर्डरिंग मेथड्स, ऑप्शन और डिफरेंट पेमेंट मेथड्स भी था. वेरी गुड. सुपर्ब. मतलब अगर ऐसे तैयारी करोगे ना ईआईएस में, तुम एग्जामिशन क्या तुम 90 ले आओगे. और 90 लाना पॉसिबल है, संभव है. ठीक है. बट ऐसे ही पढ़ना. आज मतलब तुम लोग मेरा दिल जीत लियो आंसर्स दे देकर. ठीक है. चलो अब मेरे को और एक दो क्वेश्चन का आंसर दे दो ना फटाफट, तो बस एकदम मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम लोग के ऊपर. वर्चुअल कम्युनिटी का एक एग्जांपल दो. वर्चुअल कम्युनिटी होता क्या है? where the users of common interest come to share their views. ठीक है. एग्जांपल फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, अमेजन का भी है. ठीक है. कम्युनिटी है जहां लोग अपना कॉमन थॉट्स को शेयर करते हैं, रिव्यूज वगैरह शेयर करते हैं प्रोडक्ट का. अमेजन की वेबसाइट में जैसे है अमेजन कम्युनिटी बोल के अलग से. वेरी गुड. चलो अब आप मेरे को एक एग्जांपल दोगे. मैंने आपको बोला था कि जो ई मॉल होता है ना, ई मॉल वो क्या होता है? डेफिनेशन आई वांट. ठीक से बोलो. ऐसे हिंदी में लिखोगे क्या? वो वेंडर लिस्ट कराता है. ठीक से बोलो. व्हाट इज ई मॉल? वेरी गुड. सुपर्ब. कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ द ई शॉप. ई शॉप बोला था ना,
तुम लोग क्या बोला, मॉल में क्या है, बहुत सारे ब्रांड एक संग मिलकर सामान बेच रहे, तो मिलकर क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉन्ग्लोमरेशन। कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ क्या, सिंगल शॉप। सिंगल शॉप को इलेक्ट्रॉनिक भाषा में क्या बोलते हैं, ई शॉप या ई टेलर भी बोलते थे, याद करो। ई शॉप या फिर क्या, ई टेलर। इसका कॉन्ग्लोमरेशन को क्या बोलते हैं, ई मॉल। ई मॉल का दो कैटेगरीज था, याद करो। वेरी गुड, जनरलाइज्ड मॉल और स्पेशलाइज्ड मॉल। जनरलाइज्ड मॉल का एग्जांपल www.shopperstop.com और स्पेशलाइज्ड मॉल, वेरी गुड, www.99acres.com, प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का, याद है। वेरी गुड, सुपर, ठीक है। चलो एक चीज मेरे को और बताओ, कैन एनीवन गिव मी वन एग्जांपल ऑफ ई ऑक्शन। एम जंक्शन या फिर www.salasarauction.com, याद आया। आप ई प्रोक्योर वाला भी बोल सकते हो यहाँ पे वेबसाइट का नाम, क्योंकि हो तो रहा है वहीं पे ऑक्शन ही हो रहा है ना, तो आपको वेबसाइट का नाम हाईलाइट करके आना पड़ेगा। ऑनलाइन बिडिंग एंड सेल हो रहा है। ई प्रोक्योरमेंट का एग्जांपल दो, www.eprocure.gov.in, वेबसाइट का नाम लिखकर आना है एग्जाम में, हल्के में मत लेना, इसको लर्न कर लेना। आई होप लर्न हो चुका है, ठीक है। चलो अब एक चीज मुझे और बताओगे आप, हम लोगों ने ना बहुत सारा बेनिफिट्स किया था ई कॉमर्स का, 3 पर्सपेक्टिव से किया था। नंबर 1 कस्टमर, बिजनेस, गवर्नमेंट, वेरी गुड। अब आप मेरे को बताओगे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदा है। नंबर 1 कन्वीनियंस, वाइडर चॉइस, टाइम सेविंग, नो ज्योग्राफिकल बाउंड्री, ठीक है, वाइडर चॉइस है, और एनी टाइम एक्सेसिबिलिटी, 24/7/365 डेज अवेलेबिलिटी, वेरी गुड। कूपन्स, डील्स, वेरी गुड, वाउचर वगैरह मिलता है। और बताओ रिव्यूज, डील्स, रिव्यूज, ये सब के बारे में पता चल जाता है। रेटिंग्स एंड रिव्यूज आर इजी टू फाइंड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन टेक द डिसीजन वेदर टू परचेज द गुड्स और नॉट। याद है ये सब। चलो अब मेरे को बताओगे बेनिफिट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट। रिड्यूस यूज ऑफ इकोलॉजिकली डैमेजिंग मटीरियल, वेरी गुड। इंस्ट्रूमेंट टू फाइट अगेंस्ट करप्शन, तो उसके अंदर लिखो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होता, बट ब्रॉड हेडिंग हैज टू बी रिटन फ्रॉम योर मैट, विच इज व्हाट, फाइट अगेंस्ट करप्शन। ये वर्ड टू वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, 1000 बार मैंने बोला है। ऑल्दो तुम लॉजिकली सही बोल रहे हो, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए होता है, बट तुम डायरेक्टली ये लिखोगे तो मार्क्स नहीं देगा आपको। आपको लिखना पड़ेगा एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड, और मैंने आपको लिखवाया है कॉपी में। हाँ, अंदर में आप एक्सप्लेन करो ना, याद रहेगा। बताओ 2 पॉइंट क्या बोला। नंबर 1 फाइट अगेंस्ट करप्शन, रिड्यूस्ड यूज ऑफ इकोलॉजिकली डैमेजिंग मटीरियल, माइंड ब्लोइंग। चलो डिजिटल लाइब्रेरी के ऊपर ना एक शॉर्ट नोट लिख दो, एक शॉर्ट नोट लिखो डिजिटल। अरे लिखना नहीं है, मतलब बोलो ना। It is a focused collection of complex objects like text, images, video, audio, etc. It very good. यही लाइन तो मेरे सुनने के लिए कान तरस गए थे। It's an information, जोर से बोलो हिमांशु। हाँ, it's an information retrieval system. जैसे ये लाइन लिखोगे ना एग्जामिनर समझ जाएगा तुमको आता है। इट्स अ क्या, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। और अब इसका पूरा एक्सप्लेनेशन चालू कर देना कि आपको पता है लाइब्रेरी क्या होता है। अगर मेन सर्वर कंप्यूटर में इतने सारे ह्यूज इंफॉर्मेशन डेटा को स्टोर करोगे, सर्वर इज गोइंग टू गेट क्रैश। तो इसीलिए हमें एक्स्ट्रा डेटा को कहां स्टोर करके रखना पड़ता है, डिजिटल लाइब्रेरी। अब डिजिटल लाइब्रेरी के संग जो आप एसोसिएशन करते हो वो फिजिकल लाइब्रेरी के संग भी हो सकते हो, और डिजिटल लाइब्रेरी बताया था ना मैंने, ठीक है, जहां पे आप डेटा का बैकअप ले रहे हो, और फिर जब अपने वेबसाइट में आपको उस डेटा को रिट्रीव करना है तो वो सर्वर वहां से जाकर क्या कर ले रहा है, रिट्रीव कर ले रहा है। मैंने आपको एग्जांपल भी बोला था, जैसे कोई प्रोडक्ट का वीडियो प्ले कर रहे हो तो वीडियो गोल गोल घूमता है और दिखाता है यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू अ न्यू पेज। तो न्यू पेज यानी कहां से लेकर आ रहा है, डिजिटल लाइब्रेरी से वो डेटा को रिट्रीव करके आपको दिखा रहा है। सो दैट इज व्हाई इट इज रेफर्ड टू एज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। याद रहेगा ये सब। चलो वेरी गुड। अच्छा, लास्ट क्लास और एक चीज पढ़ा दिया था, मैंने आपको पढ़ाया था ना आर्किटेक्चर वाइड ई कॉमर्स का इंटरनेट, याद है, ई कॉमर्स और एम कॉमर्स आर्किटेक्चर किया था ना, ई कॉमर्स को और एम कॉमर्स का। तो बताओ ना आर्किटेक्चर में क्या क्या किया था, 3 पॉइंट किया था। नंबर 1 क्लाइंट लेयर या प्रेजेंटेशन लेयर, नंबर 2 एप्लीकेशन, नंबर 3 डेटाबेस लेयर। तो ये जो क्लाइंट और प्रेजेंटेशन लेयर किया था हम लोगों ने, इसमें क्या क्या डिस्कस किया था बताओ ना मेरे को, क्या क्या चीजों का दरकार होता है, इंटरनेट, सर्वर, वेब ब्राउजर, वेरी गुड। और मोबाइल में बोला पेमेंट गेटवे ऐप, ठीक है, पेमेंट गेटवे इज इन द एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में क्या बोला था, लॉजिस्टिक पार्टनर, ई सेलर्स, होलसेलर, रिटेलर, मर्चेंट, वेयर हाउसेज, अमेजन फुलफिलमेंट सेंटर, सब लिख कर आ जाना, लॉजिस्टिक, कोरियर डिपार्टमेंट, ठीक है, और पेमेंट गेटवे, क्लियर। और फिर फाइनली क्या बोला मैंने, डेटाबेस।
डेटाबेस में वो डायग्राम बना देना, स्टोर हाउस ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन। सुपर, माइंड ब्लोइंग। याद हो गया ना यहाँ तक सब कुछ? चलो अब हम लोग नया टॉपिक चालू करें क्या? चलो लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। राइट डाउन इन योर कॉपी। अच्छा, आज जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है ना उसका मार्किंग नहीं करवाया था मैथ से, आज लास्ट में कर लेंगे, जस्ट फॉर योर सेटिस्फैक्शन। कोई बात नहीं ना, तुमको वैसे भी बुक से पढ़ना नहीं है, तुमको पढ़ना है तो पढ़ो। जैसे वो बच्चा बोल रहा है हमको नहीं समझ, तो बुक से देखो ना, सब कुछ तुमको वैसा ही लगेगा जो मैंने कॉपी में लिखवाया है, बट फिर भी आपके सेटिस्फैक्शन के लिए हम लिखवा देंगे, मार्क करवा देंगे, ताकि बच्चे ये नहीं बोले अरे मैम तो मैथ से मार्क ही नहीं करवाई। सब कुछ करवा देंगे और लास्ट में ना इंस्टीट्यूट का मैथ भी लेकर मार्क करवा देंगे, ये दिखाने के लिए कि तुम लोग एक एक इंस्टीट्यूट का मैथ को जो है ना खा गया पूरा। समझ में आ रहा है? समझ में क्या बोल रहे हैं? चलो अभी लिखो, रिस्क एसोसिएटेड विथ ई कॉमर्स। राइट डाउन, रिस्क एसोसिएटेड विथ ई कॉमर्स, रिस्क एसोसिएटेड विथ ई कॉमर्स। और अभी तो तुम लोग को हैंड रिटन नोट से करवा रहे हैं ना, बाद में पूरा मेरा डिजिटल नोट से रिवीजन करवाएंगे, गजब का मजा आ जाएगा। कहीं कहीं बीच में भी अभी डिजिटल नोट्स का इस्तेमाल करेंगे बट नॉट एवरीवेयर। और लास्ट में जब रिवीजन करेंगे ना पूरा चैप्टर का, पूरा मजा आ जाएगा। ऐसा ऐसा समरी नोट से, डिजिटल नोट से पढ़ाएंगे ना, फैन हो जाओगे EIS के। ठीक है, चलो ये तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, ये मेरा गारंटी है। सुनो अब क्या डिस्कस कर रहे हैं? रिस्क रिलेटेड टू ई कॉमर्स बिजनेस, रिस्क रिलेटेड टू ई कॉमर्स बिजनेस। बताओ, चलो लेट अस हैव एन ओपन डिस्कशन अबाउट इट। बताओ, इतना सारा आपने पढ़ लिया है ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में, तो आप रिस्क के बारे में तो बता ही दोगे। बोलो। हाँ, फ्रॉड का चांसेस मैम बहुत ज्यादा है, क्या बताएं हम लोग? ठीक है, अच्छा आपके स्टडी मटेरियल में एक केस स्टडी दिया है जहां पे मैंने आपको शायद बताया था कि एक ऐसा ई कॉमर्स का मोबाइल वेंडर था जो मोबाइल के नाम में साबुन की टिकिया बेच रहा है, सोप बार्स दे आर सेलिंग, सो दैट इज अ फ्रॉड। और पता है ये फ्रॉड का प्रॉब्लम कब होता है? आपका गलती है, आप कोई भी नहरे गहरे नत्थू कहरे से खरीद लेते हो। क्यों? डिस्काउंट देकर 90% डिस्काउंट, वाओ चलो खरीद लेते हैं। प्रॉब्लम ऑफ एनोनिमिटी, इसको क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम ऑफ एनोनिमिटी, एनोनिमस सेलर, प्रॉब्लम ऑफ एनोनिमस सेलर, प्रॉब्लम ऑफ एनोनिमिटी। व्हाट डज द वर्ड एनोनिमिटी मींस? अनजान आदमी, वेरी गुड, अनजाना अनजानी, एक मूवी भी था। ठीक है, अनजान, कोई भी अनजान आदमी से तुम सामान खरीद रहे हो तो दिमाग लगाओ ना, सामने वाला तुमको 90% ऑफर क्यों देगा? रिलेटिव भी तुमको नहीं देंगे इतना, तो भाई ये तो कोई तुम्हारा अनजान आदमी है, फोकट का सामान बेचेगा क्या? तो बुद्धि लगाओ, पक्का कुछ ना कुछ फ्रॉड कर रहा होगा। तो तुम अपना दिमाग खोल कर शॉपिंग किया करो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम बहुत बार ना क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं लुकिंग एट द बल्क डिस्काउंट विच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आर गिविंग अस। अब जैसे मान लो ये बच्ची टाइटन का घड़ी पहनती है, नॉर्मली टाइटन का घड़ी कितने का आएगा? 5-6 हजार रुपए का तो आएगा कम से कम। कौन सा घड़ी आता है 1000 रुपया में टाइटन का? वही, यही वाला घड़ी का हम बात कर रहे थे, समझ में? मेरे पास भी गुची का घड़ी है 500 रुपया का, मजाक कर रहे हैं, मेरे को पायरेटेड वर्जन अच्छा नहीं लगता, लेंगे तो ओरिजिनल, नहीं तो नहीं लेंगे। सुनो अभी, टाइटन का घड़ी है 5-6 हजार का। अब ये बच्ची को टाइटन का खरीदना था घड़ी, अब ऑनलाइन शॉपिंग में गई ना तो देख रही है 5000 रुपया काट के 500 फ्लैट, ऐसे लिख रहा है। बच्ची अट्रैक्ट हो गई, खरीदना चालू कर दी सामान। अब गलती किसकी है? तुम बुद्धि लगाओ, अगर कोई इतना रिकॉग्नाइज ब्रांड है ना ऑनलाइन क्या कहीं पे भी, वो अगर भगवान भी आकर बेचे ना 500 रुपए में, तुम मत खरीदना, तुमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा 20-30% डिस्काउंट हो सकता है, इतना ड्रास्टिक डिस्काउंट नहीं हो सकता, एक जीरो ही गायब कर दिया प्राइस से। तो आप समझ जाना पक्का कुछ ना कुछ, या तो तुम्हारे पास पायरेटेड वर्जन आने वाला है, डुप्लीकेट वर्जन आने वाला है, ओरिजिनल तो तुमको नहीं मिलेगा इतने रुपए में। खुद दिमाग लगाकर ऑनलाइन शॉपिंग करना। अब हम मासूम लोग फंस जाते हैं सब झांसे में, ऑर्डर कर देते हैं, तो इसी को तो बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ एनोनिमिटी। क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम ऑफ। जैसे अब देखो, तुम लोग ऑर्डर करता है एडिडास समझकर, फिर जब आता है तो पता चलता है एबीबास आ गया, एबीबास आ जाता है ना। अब जैसे टाइटन का ऑफर ऑर्डर की, वहां देखी नहीं बच्ची ध्यान से कि टाइटन के बगल में पता है क्या लिखा हुआ था? नहीं, छोटा सा ऐसे एस लिख दिया, तुमको दिखाई दे रहा है? टाइटन ही दिखाई देगा, टाइटन था वो। तो ये लोग इतना क्लोज कॉपी करता है ना कि तुम समझ भी नहीं पाओगे कि दे आर सेलिंग यू द पायरेटेड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल ब्रांड। क्वालिटी का देखो, क्वालिटी का आइसक्रीम खाए हो, उसमें भी स्पेलिंग चेंज करके उन लोग बेचते हैं। हाँ, और बताओ, लिवाइस का लीवी कर देगा, सुन रहे? प्यूमा का क्या कर देते हैं? पामा, समझ में आ रहा है? और ऐसा इन लोग लेटर को चेंज करेगा ना, हाँ तो खरीदता होगा ना बच्चा फर्स्ट कॉपी, सभी खरीदते हैं आजकल। ठीक है,
ऐसा लेटर चेंज करेगा ना आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो भाई ये सब चीजों का डर है कि नहीं कॉमर्स बिजनेस में, और इसीलिए शायद आप ऑनलाइन नहीं खरीदते हो। आप महंगा महंगा सामान देखना, आप बोलोगे हम लोग शोरूम जाके खरीदेंगे। मान लो तुमको आईफोन खरीदना है, तुम खरीद लोगे, ऑर्डर कर लोगे ऑनलाइन, बोलोगे ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं ना, अमेजन से मंगा लेते हैं, या अमेजन तो चलो फिर भी रिकॉग्नाइज्ड है, कोई भी XYZ जगह से मंगवा लेते हैं, मंगवा लोगे क्या? ऑनलाइन अगर तुम रजिस्टर्ड स्टोर से मंगा रहे हो तब अलग बात है। एनोनिमस सेलर का बात कर रहे हैं, डिस्काउंट देखा, 1.5 लाख का फोन 15,000 में दिखा रहे, पॉसिबल है क्या यार? ये खुद अपना आंख कान खोल के रखो यार, बुद्धि लगाओ। 1.5 लाख का फोन वो 15,000 में तुमको कैसे देंगे? स्मगलिंग भी करेंगे ना तो भी नहीं देंगे, स्मगलिंग का भी माल हुआ तो भी नहीं देंगे 15,000 में। तो बुद्धि लगाओ भाई, ये पक्का डुप्लीकेट वर्जन है। पता चला आईफोन खोल रहे हैं, एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर खुल जा रहा है उसके अंदर, iOS नहीं खुल रहा है, तो स्कैम है ये सब। तो एक आपने बोला मैम ये पायरेटेड वर्जन का बड़ा ही दिक्कत है, यानी आपने बोला एक तो एनोनिमस सेलर, कोई भी अरे गहरे नत्थु खैरी आके बेचना चालू कर देते हैं। सतर्क रहिए इन लोगों से, सावधान रहिए, सावधान इंडिया देखा करो, ठीक है? तो क्या बोलते हैं इसको बताओ? एनोनिमस सेलर। प्रॉब्लम ऑफ क्या बताओ मेरे को? एनोनिमस सेलर या प्रॉब्लम ऑफ एनोनिमिटी। और फिर क्या बोला आपने? पायरेटेड वर्जन्स बीइंग सोल्ड, पायरेसी का प्रॉब्लम। चलो और बताओ, 2 पॉइंट आप लोगों ने बताया मुझे, और बताओ। पायरेटेड समझ गए ना, कॉपी वाला वर्जन, और एनोनिमस मतलब अरे गहरे नत्थु खैरे से सामान खरीदा, फोन ऑर्डर किया, क्या आया? सोप बार, साबुन की टिकिया, ठीक है? और बताओ। प्रिवेसी, हाँ बिल्कुल, पायरेसी से प्रिवेसी भी लिख देना, याद आ जाएगा। पॉइंट्स आर इंटर रिलेटेड, नॉट इंटर रिलेटेड बट इन टर्म्स ऑफ वर्डिंग्स, ठीक है? प्रिवेसी इश्यूज, वेरी गुड। प्रिवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी। अब मान लो सपोज करो ना, पता है क्या हुआ इसको, ये अपना मान लो कोई अमेजन से ट्रांजैक्शन की, तो अमेजन क्या मांगा होगा? इसका डिटेल मांगा होगा, लॉगिन आईडी जनरेट करने बोलता है ना, तो इसका नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसका एड्रेस, इसका फोन नंबर, इसका ईमेल आईडी, सब कुछ ले लिया। और कुछ ऐसा भी पूछता है वहां पे कि इनकेस अगर आप पासवर्ड भूल जाओगे, पेट का नाम लिखो एक तो, कोई पेट है क्या, देखे हो क्या? ये सब भी पूछता है, कॉन्फिडेंशियलिटी। चाइल्डहुड फ्रेंड का नाम लिखो, आपका पर्सनल क्वेश्चन भी पूछना चालू कर देता है। तो अब ये सारा डेटा अपना भर दी, अब इसका अकाउंट हैक हो गया। इसको कोई बहुत अच्छा लगता था, मतलब इसको नहीं अच्छा लगता था, सामने वाला को ये अच्छी लगती थी, someone was following her, तो अब दीवाना पागल पीछे पड़ गया इसके, समझ में आ रहा है? You have been hacked, your account has been hacked। अब भाई जहां जा रही है वो बंदा इसके पीछे 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 जाए जा रहा है, मतलब इसका जीना तुषार कर दिया है। अब इसको समझ में आ रहा है कि अपना डेटा लेटेस्ट में कहाँ शेयर की थी, अमेजन में, किसको जाके पकड़ेगी? अमेजन को जाकर पकड़ेगी, बताया था ना मैंने ये फर्स्ट क्लास में आपको। तो ये प्रिवेसी इश्यूज का डर रहता है कि नहीं रहता है? कस्टमर का कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कैन बी लीक्ड आउट ना, दे कैन क्या play, the hackers, the illegal hackers, they can play with the CI of the data, they can compromise the CI of the system। CIA का full form बताओ? confidentiality, integrity, availability of the data। very good। और बोलो। आपने बोला मैम privacy and security issue, ठीक है? और बताओ। वेरी गुड। इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है? इंटरनेट के बिना आप क्या ट्रांजेक्शन हिट कर पाओगे क्या? इंटरनेट तो मस्ट है। और बताओ, और बताओ। चलो ओपन डिस्कशन है, जिसको जो पॉइंट्स आ रहा है बताते जाओ, दिमाग पे जोर डालो, आ जाएगा, दिमाग पे जोर डालो, बोलते जाओ, बोलते जाओ। एनोनिमस सेलर, पायरेटेड वर्जन, प्रिवेसी का प्रॉब्लम, इंटरनेट का प्रॉब्लम। हैव यू हर्ड द टर्म कॉल्ड एज क्लोनिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग, बोलोगे मैम ये सब तो हम लोग साइंस में पढ़ते थे, सेल्स का क्लोन कर लेना, क्लोनिंग करना, यहाँ पे भी क्लोनिंग होने लग गया क्या? हाँ, आपको पता है क्लोनिंग मतलब डुप्लीकेशन, कॉपी करना। आपका क्रेडिट कार्ड कोई हैक करके उसके डिटेल को एक दूसरा क्रेडिट कार्ड जनरेट करवा सकता है, इतना पावर है। पता है क्या ये सब बात? तो संभाल के रखना अपना डेटा। हाँ, तो डेबिट कार्ड का हो सकता है, कोई भरोसा थोड़ी है, समझ में आ रहा है? तो क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग क्या बोलते हैं इसको बताओ? क्रेडिट कार्ड। और आपको पता है आजकल तो कार्ड का RFID सिस्टम आ गया ना, मेनी ऑफ द कार्ड्स आर कमिंग विद RFID सिस्टम, जिसमें सिर्फ टैप टैप करना है, यू डू नॉट इवन हैव टू पुट द OTP देयर। लिमिट रहता है ट्रांजैक्शन पे, अलग अलग बैंक का अलग अलग लिमिट है, नॉट नेसेसरी 2000, अलग अलग बैंक का लिमिट अलग अलग है, डिपेंड्स अपॉन योर क्रेडिट वर्दीनेस। तो आप समझ रहे हो, ऐसा टैप टैप वाला कार्ड ले रखे हो और टैप टैप वाला कार्ड खो दिए तो कोई भी बंदा टैप टैप करके आपका पूरा टैप निकाल देगा ना, समझ में आ रहे क्या बोल रहे हैं? और प्लस क्लोनिंग भी कर सकता है वो। तो ये क्या हो गया? क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग, क्रेडिट कार्ड इश्यूज, सिक्योरिटी इश्यूज, क्लोनिंग ऑफ द क्रेडिट कार्ड एंड सिक्योरिटी इश्यूज रिलेटेड टू व्हाट? क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग। कोई भी बंदा आपका क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स को हैक करके एक फ्रॉडुलेंट डुप्लीकेट क्रेडिट कार्ड प्रोड्यूस कर सकता है। क्या जानते हो ये सब बात? तो संभाल के रखना, या तो यूज करना छोड़ दो क्रेडिट कार्ड को। करते हो क्या क्रेडिट कार्ड यूज? एक बात बताओ, वैसे भी क्रेडिट कार्ड में फायदा क्या है? एक टाइप का क्या है, ये लोन ही तो है जो आपको दे रहा है बैंक। इमीडिएटली योर ट्रांजैक्शंस जब हो रहा है, योर बैंक अकाउंट इज नॉट गेटिंग डेबिटेड, आपके पास तो एक कस्टमाइज्ड बिल आता है एट द एंड ऑफ द क्रेडिट साइकिल
for which you have to make the payment. And if you do not make the payment within the due date, exorbitant rate of interest they are charging, unnecessarily very high, which is not in the case with debit card. इसलिए तो आपको फोन कर करके बोलते रहते हैं, ले लीजिए ना, फ्री में देंगे, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, पैसा नहीं लेंगे. पैसा कहाँ चार्ज करते हैं? इंटरेस्ट में. और ये होता ही है, ह्यूमन नेचर है, भूल जाते हो आप पेमेंट करना, और एक दो दिन में डिले कर देते हैं ना, भयानक भयानक लोग इंटरेस्ट का रेट बिल बनाकर भेज देता है. ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या बताओ? क्रेडिट कार्ड और सिक्योरिटी कार्ड इश्यूज है. और बताओ मेरे को, और क्या प्रॉब्लम है? बोलते जाओ. क्या? कल्चरल इंपेडिमेंट. अरे वो तो डिसएडवांटेजेस था. और बोलो. डिपेंड करता है, वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक. 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट है. हाँ हाँ, ऑब्वियसली. बोलो. सर्वर डाउन टाइम, वेरी गुड, सुपर, माइंड ब्लोइंग. सर्वर डाउन टाइम, ये मैंने आपको पढ़ाया था ना. ज्यादा अगर क्वेरी वगैरह आ जाएगा तो सर्वर में क्या आ सकता है? डाउन टाइम. यानी उस समय सर्वर, कंप्यूटर, माने जो वेबसाइट अमेज़न का आपको एक्सेसिबल होगा कि नहीं होगा. इसको पता है क्या बोलते हैं? डिनायल ऑफ सर्विस. एग्जाम में आप सर्वर डाउन टाइम नहीं लिखोगे, बट क्या लिख कर आओगे? डिनायल ऑफ सर्विस. क्या लिख कर आओगे बताओ? नाम बताओ. डिनायल ऑफ सर्विस. इसका मतलब समझाओ ना. डिनायल ऑफ सर्विस यानी आपको सर्विस नहीं मिल रहा है. और आप समझ रहे हो, 1 घंटा भी अगर अमेज़न की वेबसाइट में डाउन टाइम आ गया ना, डिनायल हो गया, तो क्या होने वाला है बताओ? करोड़ों का नुकसान होगा अमेज़न को. रेप्यूटेशनल लॉस होगा, गुडविल लॉस होगा, एम्बैरेसमेंट होगा कि कस्टमर आ रहे हैं, वेबसाइट दिखा रहे हैं नॉट अवेलेबल. तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा. कस्टमर का भी कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा. तो करोड़ों का नुकसान होगा. किसको? ई कॉमर्स बिजनेस को ना. बिकॉज ऑफ व्हाट? डिनायल ऑफ सर्विस. और ये डिनायल ऑफ सर्विस पता है कैसे होता है? या तो सच्ची में तुम्हारे सर्वर में डाउन टाइम है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस, या फिर आप जानते हो क्या हो रहा है? कोई सामने वाला हैकर ना बग्स वगैरह रिलीज कर दिए, मैलवेयर रिलीज कर दिए, वायरसेस रिलीज कर दिए, बॉम्ब रिलीज कर दिए, टेक्निकल एक्सपोजर कर दिया है. ये सारे टर्म आपको एकदम क्लियरली समझ में आएंगे. कुछ दिन वेट कर लो, बस चैप्टर 3 में पढ़ेंगे. तुम चैंपियन बन जाओगे, तुम हैकिंग करना सीख जाओगे. ऐसे ऐसे टर्म्स तुमको बता देंगे. टेक्निकल एक्सपोजर क्या होता है, असिंक्रोनस अटैक क्या होता है, पिगी बैकिंग क्या होता है, वायर टैपिंग क्या होता है, सलामी टेक्निक क्या होता है, राउंडिंग डाउन क्या होता है. गजब का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, बता रहे बस तुमको. ये सब चैप्टर 3 में पढ़ेंगे. ठीक है ना. अभी मेरे को बताओ, क्लियर है क्या? और बताओ ना, बहुत सारे पॉइंट्स बोलते जाओ. और रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सुना क्या बोला मैंने? रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट इज रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, सुनो ना क्या हुआ. कैंसिल नहीं करना अलाउड है यहाँ. प्रॉब्लम ये है, सपोज करो ये जो है ना, मैंने अपना एक ऑनलाइन धंधा खोल रखा था, ऑनलाइन बिजनेस शॉप खोल रखा था जहां मैं कॉस्मेटिक्स बेच रही हूँ. कॉस्मेटिक्स में लिख दिया नीचे में क्लियरली, द प्रोडक्ट्स आर नॉन रिफंडेबल, नॉट एक्सचेंजेबल, द प्रोडक्ट कैन नॉट बी एक्सचेंज वन सोल्ड. प्रोडक्ट, या कोरोना का टाइम आ गया, अब लड़कियां घर से निकल नहीं रही हैं, तो कॉस्मेटिक लगाएंगी नहीं घर में. समझ में आ रहा है? तो कॉस्मेटिक जो है पड़ा पड़ा एक्सपायरी हो गया. कॉस्मेटिक मेरा जो दुकान में था ना, पड़ा पड़ा एक्सपायरी हो गया. अब ये बच्ची अचानक से सामान खरीदने आई, तो ऑनलाइन खरीद रही थी. मैंने बोला डेट वगैरह तो चेक करेगी नहीं, चिपका देते हैं. और वो एक्सपायर्ड था, मैंने इसको एक्सपायरी सामान बेच दिया. एक्सपायरी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आई हैव सोल्ड टू हर. अब आप समझो, मैंने क्लियरली लिख दिया नीचे में, द प्रोडक्ट्स वन सोल्ड आर नॉन रिफंडेबल, कैन नॉट बी रिटर्न्ड बैक. आप देखते हो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें लिखा रहता है कैन नॉट बी रिफंडेड बैक, नॉन एक्सचेंजेबल, लिखा रहता है ना ऐसे. हाँ, जरूरी नहीं है, कॉस्मेटिक्स में भी रहता है. आप चेक करना जाके मिंत्रा के साइट में, करना, आगे काम पड़ सकता है. तुमको थोड़ी लगाना है भाई, तुमको देना तो पड़ सकता है ना. समझ में आ रहा है? अरे कभी मम्मी को गिफ्ट नहीं किया है क्या? हर समय उल्टा क्यों सोचता है? ठीक है, बहन को गिफ्ट नहीं किया है क्या? अरे कॉस्मेटिक मतलब क्या हुआ? बेसिक चीज. समझ में आ रहा है? अरे कोम वगैरह नहीं तुम नहीं यूज कर सकता है क्या? पाउडर वगैरह तुम यूज नहीं करते हो क्या घर में? क्रीम वगैरह नहीं लगाते हो क्या? फेस वॉश नहीं लगाते हो क्या? तो वही तो हो गया. समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या बोल रहे हैं? तो अब बताओ ना, इसको एक्सपायरी सामान मैंने बेच दिया. अब सुन रहे हो, इसको एक्सपायरी सामान बेच दिया. अब बच्ची एकदम लगा रही है, जैसे ही लगाई ना चेहरा गोरा होने की जगह काला हो गया पूरा. समझ रहे हो? एक्सपायरी प्रोडक्ट था. फेयरनेस क्रीम मंगाई थी, फेयरनेस की जगह क्या हो गया? ब्लैकनेस हो गया. समझ में आ रहा है? बच्ची एकदम तिलमिला गई, बोली यार अभी मेरे को डेट पे जाना था, हालत देखो मेरा चेहरा का, जगह जगह जो है बर्न्स हो गया, ब्लिस्टर्स हो गया. क्लियर है? हाँ, समझ में आ रहा है? तो फिर इन दैट केस एक बात बताओ ना, अब ये क्या कर रही है? तुरंत प्रोडक्ट का क्या की? रिफंड इनिशिएट की, तुरंत कंप्लेन वगैरह लिखी, रिव्यू लिखी. फिर बार बार इसके पास क्या जा रहा है? मेरा जो आर्टिफिशियल चैटबॉट है इसको क्या मैसेज भेज रहा है? द प्रोडक्ट, सॉरी मैम, sorry to hear about the inconvenience, but the product is क्या? non refundable, it cannot be exchanged back, please refer to the terms and condition. बोलिए तुम्हारे ऊपर ना हम केस फाइल करेंगे, स्यू करेंगे तुमको कोर्ट ऑफ लॉ में जाके.
अरे भाई तुमने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तुम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ो क्या लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? तुमने साइन नहीं किया बट ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। आप समझो, तुम पढ़ो टर्म्स में क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट आर नॉन रिफंडेबल। तो तुमने ऑर्डर क्यों किया? तुमको सोच समझ के करना चाहिए था ना। और एक बार जो हम लोग बेच दिए, अब हम लोग वापस लेने वाले नहीं है। तो यानी समझना, रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? तो अब ये चाह के भी कॉन्ट्रैक्ट के बाहर निकल सकती है क्या? नहीं, ये बन चुकी है उस कॉन्ट्रैक्ट में। अब इसको सामान खरीदना है, फेंकना है, कूड़ा में फेंकना है, या वापस से लगाना है। हेलो एंड नाइट के लिए यूज करेगी, सोच रही है आगे जाकर, हेलो एंड नाइट में यूज कर लेना, वहां तो ऐसे भी सब ब्लैक ब्लैक करके जाता है, समझ में आ रहा है? तो अब क्या करेगी पता नहीं बच्ची, लेकिन प्रोडक्ट तो भाई रिफंड नहीं होगा। तुम कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड एज रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता है मैंने जो एग्जांपल दिया था ना, रियल में हुआ है मेरे साथ। कोविड के टाइम मैंने शॉपर स्टॉप, जो कि इतना बड़ा कंपनी है, उससे कॉस्मेटिक्स ऑर्डर किया था, एक्सपायरी आ गया, गिफ्ट करना था मेरे को, समझ में आ रहा है? एक्सपायरी आ गया सारा सामान। अब फोन करके बोल रहे हैं, लोग बोल रहे रिफंडेबल नहीं है, नॉन रिटर्नेबल है। नहीं किया उन लोग रिटर्न, सोच रहे हो पैसा वेस्ट हो गया, कूड़ा का डब्बा में गया सारा कॉस्मेटिक। नहीं तो ये सबसे नहीं होगा, ब्लैक वगैरह हो जाएगा, तो मैंने थोड़ा एग्जैजरेट करके बोल दिया, समझ में आ रहा है? ये सबसे कुछ नहीं होने वाला। क्लियर है? वो जो आइटम निकलेगा वो हो सकता है खराब होगा, ऑलरेडी सूखा होगा, लिपस्टिक वगैरह होता है, नेल पॉलिश वगैरह होता है ना, लड़कियां जानती है वो क्या हो जाता है एक टाइम के बाद, इट गेट्स ड्राइड। ठीक है, समझ में? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं इसको बताओ? रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। याद रहेगा क्या सब? चलो और बताओ मेरे को, एक बात बताओ ना। हाँ, ट्रांजैक्शन इश्यूज, हाँ बोल सकते हो कि इंटरनेट के कनेक्शन की वजह से कितनी बार ट्रांजैक्शन, डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन हो जाता है। और बताओ। हाँ वही तो, डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन बोलते हैं उसको। हम चिल्ला रहे हो गया, तुम बोल रहे नहीं हुआ, फिर हम लोग बैंक को पकड़ते हैं जाके, तुम मेरा पैसा क्यों काटा, उसके सामने के वाले अकाउंट में तो गया नहीं। फिर डिपेंड करता है, 3-4 दिन बाद पैसा शायद मिल भी जाता है। और बताओ। नो स्कोप फॉर टैक्स प्लानिंग। बट यहाँ पे तो हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रहा है, उल्टे की चीजों का ट्रांसपेरेंसी हो रहा है ना, ट्रांजेक्शन आर गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड। और बताओ, फालतू पॉइंट है। और बताओ, टैक्स इवेजन नहीं होगा ना यहाँ, डिजिटल इंडिया हो गया है, तो चीजों का ट्रांसपेरेंसी बढ़ रहा है। तभी तो गवर्नमेंट में हमने पढ़ा था, गवर्नमेंट के पॉइंट से पढ़ा था ना, इंस्ट्रूमेंट टू फाइट अगेंस्ट करप्शन। और बताओ, आपको नहीं लगता यार इंडिया में अभी भी मैक्सिमम लोग ट्रेडिशनल कॉमर्स पे ही डिपेंड कर रहे हैं, ई कॉमर्स पे हम लोग फुल्ली डिपेंडेंट नहीं हुए हैं। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कंट्री, दे आर ओनली रिलाइंग ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। यूएसए में जाओ, आप देखोगे नहीं कि लोग फिजिकल दुकान में खरीदने जाते हैं, और अगर जाते भी है ना, दुकान में कोई शॉपकीपर नहीं रहता है, अपने आप ऑटोमेटिक सब चलता है, ऑटोमेटेड मोड में बिजनेस रन हो रहा है। हाँ, समझ रहे हो क्या? तो क्यों इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है ये सब? क्यों, क्या प्रॉब्लम है इंडिया में? इंफ्रास्ट्रक्चर। हम लोग फिजिकल का बात नहीं कर रहे, हम लोग ऑनलाइन का बात कर रहे हैं कि हम लोग ऑनलाइन पे क्यों नहीं डिपेंड कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। क्या चीज का प्रॉब्लम है? क्या बोलो ना, इंफ्रास्ट्रक्चर। आज भी ना इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लाइफलाइन है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ है। कहीं पे ब्रिज टूट के गिर रहा है, कहीं पे डिलीवरी बॉय, मान लो ब्लिंकिट वाला भी नया चालू किया ना 7 मिनट में, वो भी कुछ दिन रुको बंद कर देगा इन लोग। भाग भाग के बंदा आ रहा है 7 मिनट में डिलीवरी करने के लिए, गटर खुला हुआ था, गिर गया, खत्म। समझ में, सामान भी गया, वो खुद भी गया नीचे गटर के अंदर। जगह जगह गड्ढा खोदा हुआ है। रेनी सीजन में ब्लिंकिट वाला भाग रहा है सामान डिलीवरी करने के लिए, रेनी सीजन में दिखाई नहीं दिया, गड्ढा तो जगह जगह खुदा हुआ ही रहता है। जो यहाँ कलगड़ा में रहते हैं, जाओ बड़ा बाजार में जाओ, समझ में आ रहा है? हाँ, कभी किसी गड्ढा में गिरेगा तुम, कभी किसी गड्ढा में गिरेगा या बच जाएगा गिरते गिरते। कितने सारे पिटफॉल्स है। कभी ब्रिज टूट के गिर रहा है, कभी रेलवे का कोई एक्सीडेंट हो रहा है, डीरेल हो जा रहा है, समझ में रहा है? तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है। जगह जगह तो देख लो बम्पर है, गड्ढा है, और पतला पतला गली है, पतला गली में बड़ा बड़ा बाइक घुस जा रहा है, बड़ा बड़ा स्कूटर घुस जा रहा है, कार घुस जा रहा है, कोई किसी को उड़ा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ स्ट्रांग है? गंदगी है दुनिया भर का, देखते नहीं हो क्या? भले ही स्वच्छ भारत अभियान आ गया है, बट अभी भी स्वच्छता लाना बाकी है। आपको लगता है क्या हम लोगों ने पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया है? तुम विदेश में जाओ, फॉरेन कंट्री में जाओ, गए हो क्या कभी? जाके देखो, वहां के रास्ते इतने खूबसूरत दिखाई देंगे ना, तुमको मन नहीं करेगा यार गंदगी करने का। करेगा ना, खुद अपना रुमाल से साफ करना चालू कर देगा। ये इंडियंस होते हैं जो अपने देश को तो गंदगी मचा रहे हैं और बाहर जाके ये सब कर रहे हैं। गंदा जूता नहीं पहनकर जाएंगे, और क्यों पता है? उन्हें डर है, फाइन है ना वहां पे, फाइन है वहां। यहाँ रोकने टोकने वाला है नहीं। यहाँ तो हम क्या देखते हैं, यहाँ गंदगी है, पैकेट वगैरह पड़ा हो, चलो हम भी फेंक देते, एक ठो और फेंक देंगे, क्या जाएगा अपना, गंदगी तो ऑलरेडी है। बोल रहे वो तो डस्टबिन है, मतलब जगह जगह तुम लोग डस्टबिन बना दिया अपने हिसाब से, समझ में आ रहा है?
देख रहे हो बच्चों का, देखो माइंडसेट देखो, बोलते हम लोग फेंक देते हैं, समझ में आ रहा है, डस्टबिन मान लेते हैं उसको। क्लियर है? तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है ना। आज क्यों यहाँ पे सॉलिड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डेवलप नहीं हो पा रहा है? आप देखते हो रेनी सीजन अगर आ गया और अब तुम कुछ डिलीवरी कर रहे हो, तुरंत आ जाएगा, स्विगी में दिखाने लगेगा बारिश हो रहा है, ऐप के अंदर बारिश दिखाने लगेगा, बोलेगा डिले हो जाएगा, डिलीवरी बॉय वहां पे अटक गया है बिकॉज ऑफ द सीवियर रेनफॉल, सरचार्ज लगाना चालू कर देगा, या बोलेगा 2 दिन बाद आएगा, अमेजन से करो। कोविड के टाइम नहीं देखा था कितना उन लोग कोविड का बहाना करते थे, कोविड के कारण 2 दिन बाद आएगा डिलीवरी, 4 दिन बाद आएगा डिलीवरी, 1 हफ्ता पोस्टपोन हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है ना, हमारा प्रॉब्लम है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, समझ में आ रहा है? अगर आप ई कॉमर्स का नेटवर्क सॉलिड चाहते हो तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या करना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। बट हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वही अभी तक क्या है, वीक है, पुअर है, अंडर डेवलप्ड है, बिकॉज इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, इट्स नॉट अ डेवलप्ड नेशन लाइक यूएसए, यूके एटसेट्रा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है कि नहीं है, बोलो ना। क्लियर है क्या यहां तक? और बताओ। हिडन कॉस्ट, हाँ बोल सकते हो। हिडन कॉस्ट, व्हाट इज हिडन कॉस्ट, बताओ, अप्लाई योर ब्रेन एंड टेल मी। हाँ, डिलीवरी चार्जेस वगैरह, जैसे अब देख रहे हो ब्लिंकिट में 10 रुपए का सामान मंगा रहे हो, बोला फ्री डिलीवरी करेंगे, स्टार्टिंग में वैसे ही प्रमोशन करता है, बाद में अलग बात है 500 रुपया 1000 रुपया लिमिट डाल देता है। तुम 10 रुपए का सामान दे रहा है, तुम्हारा तो तेल ही फूंक जाएगा बाइक में आने जाने का, तो तुम ये हिडन कॉस्ट तो देख ही नहीं रहे, लॉस में इन लोग। समझ में रहे ग्रोफर्स क्यों बंद हुआ, लॉस में जा रहा था, समझ में आ रहा है, तभी तो कन्वर्ट किया, टाई अप किया, समझ में रहे, बीबी डेली को अक्वायर कर लिया, कौन अक्वायर किया, बीबी डेली, हाँ हाँ, समझ में रहे, लॉस में सब जा रहे हैं। और आपको पता है अब हिडन कॉस्ट और क्या, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है ई कॉमर्स में, हम अमेजन से भी शॉपिंग कर सकते हैं। मान लो तुमको कोई सामान पसंद आ गया अमेरिका का, खाली तुम्ही को पसंद आया, अब तुम्हारे लिए पूरा फ्लाइट करके अमेरिका से वो ई कॉमर्स बंदा सामान भेजेगा, कोरियर चार्जेस लगाएगा? नहीं लगाएगा, समझ में आ रहा है? तो आधा टाइम पता है फिर क्या दिखाता है, कितनी बार देखते हो, दिखाता है दिस प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल इन योर लोकेलिटी। कभी नोटिस किया है? क्यों? ये रीजंस की वजह से, क्योंकि शायद तुम ही उस लोकेलिटी के एक सेलर हो। बट अगर अमेजन जैसा कंपनी है जिसको अपना गुडविल मेंटेन करना है, वो एक बंदे को भी सर्विस देगा और उसके लिए अननेसेसरीली क्या करेगा, ह्यूज कॉस्ट इनकर करेगा, इनकन्वीनियंस होगा, भयानक वाला ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगाएगा अपना एक छोटा सा सामान डिलीवरी करने के लिए, क्यों? क्योंकि उसको अपना प्रेस्टीज गुडविल मेंटेन करना है। तो ये सब हिडन कॉस्ट है ना, जो कि ई कॉमर्स बिजनेस को क्या करेगा, डुबा देगा, अगर उसके कस्टमर्स बल्क में नहीं बढ़े। ये ऑब्जेक्टिव ही क्या, एग्रीगेटर मॉडल को ऑब्जेक्टिव क्या, इज ब्रिंगिंग टुगेदर द लार्ज नंबर ऑफ बायर्स टुगेदर ऑनटू वन कॉमन प्लेस। एग्रीगेटर का मैंने डेफिनेशन करवाया था, टू एंजॉय द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इन लोग का यूनिट मार्जिन इज वेरी लो। इन लोग का मार्जिन किस लिए होता है, क्योंकि इन लोग ऑपरेट कर रहे हैं किसमें, वॉल्यूम में। तो ये सब बताओ रिस्क है कि नहीं है, कोई डाउट है क्या यहां तक? क्लियर, एब्सोल्युटली। अच्छा, और एक चीज क्या बोल रहे हैं, लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल, क्या बोला मैंने बताओ, लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल। इसका मतलब कोई समझाएगा, व्हाट डज अवर ट्रेल मीन्स, बताओ ट्रेल का मतलब। ट्रेल का मतलब पगमार्क्स। शेर का शिकार करने शिकारी कैसे जाते हैं, उनका क्या देखकर, फुटप्रिंट्स देखकर। तो वैसे ही लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल का मतलब, आज मान लो इतना बड़ा अमेजन का वेबसाइट है, अचानक से जेफ बेजोस के पास फोन जाता है, 1 करोड़ का एक्सपोजर हो गया। एक्सपोजर बोले तो लॉस, टेक्नोलॉजी की भाषा में लॉस को क्या बोलते हैं, एक्सपोजर, पढ़ोगे सब आगे जाकर। 1 करोड़ का लॉस हो गया, आपके अकाउंट से 1 करोड़ रुपया किसी ने क्या किया, चुरा लिया। अमेजन का मेन जो अमेजन का वॉलेट है ना कंपनी का, उससे 1 करोड़ रुपया गायब है, तो वो ट्रेस करने का कोशिश करेगा, इतना सारा ट्रांजैक्शन। अब आप समझो एक दिन में करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो रहा है, करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आर ऑकरिंग इन अ सिंगल डे। हर एक ट्रांजैक्शन का पूरा एविडेंस रखना, उसका ट्रेल रखना, क्या पॉसिबल है क्या? इतने ट्रांजैक्शन डेटाबेस सर्वर में कितना इंफॉर्मेशन तुम रखेगा? कोई कोई ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, मिस आउट हो ही जा रहा है, उनका ट्रेल उनका ट्रैक आप रख नहीं पा रहे हो, और जिनका ट्रैक नहीं हो रहा है ना, वहीं पे हैकर क्या कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। तो इतने बिकॉज ऑफ द क्या, ह्यूमंगस नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, it is not possible to keep the audit trail of each and every minute transaction, because of which cyber crime is occurring. So that is called as what, lack of audit trail. समझ गए क्या? मतलब क्या हो रहा है, लीगल अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रहा है ट्रांजैक्शन का, और अगर वो ट्रांजैक्शन अकाउंट फॉर नहीं हो रहा है तो तुम उसको लेकर कैसे जाओगे कोर्ट ऑफ लॉ में कि ये ट्रांजैक्शन में कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ है, उसका तो ट्रेल ही नहीं है, सबूत ही नहीं है, कोई लीगल एविडेंस नहीं है, तो आप केस कैसे फाइल करोगे, बुनियाद क्या केस फाइल करने का, नहीं है ना। तो ये सब प्रॉब्लम होता है, कहां पे होता है बताओ, रिस्क रिलेटेड टू क्या, ई कॉमर्स बिजनेस। याद हुआ क्या कुछ कुछ पॉइंट?
प्रिवेसी इश्यूज बोला, सिक्योरिटी इश्यूज बोला, इंटरनेट इश्यूज बोला, डिनायल ऑफ सर्विस बोला, रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला, क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग वाला प्रॉब्लम बोला, हिडन कॉस्ट बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल। अच्छा, लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल से ना एक पॉइंट और याद रहा है, लैक ऑफ पर्सनल टच। लैक ऑफ पर्सनल टच, पर्सनल टच है कि नहीं है? नहीं है ना पर्सनल टच, क्योंकि क्या बोला था, स्क्रीन टू फेस इंटरेक्शन होता है, याद है? लेकिन जो ट्रेडिशनल कॉमर्स था उसमें क्या पढ़ाया था? फेस टू फेस इंटरेक्शन। अच्छा एक बात बताओ, वन वे मार्केटिंग कहां पे होता है? ट्रेडिशनल। और वन टू वन मार्केटिंग ई कॉमर्स। रिसोर्स फोकस इज ऑन द डिमांड साइड, वेयर? ई कॉमर्स। रिसोर्स फोकस इज ऑन द सप्लाई साइड, ट्रेडिशनल कॉमर्स। ये सब याद है ना? लिख के आप पाओगे ना ये सब, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स, याद है? तो मार्केट प्लेस मैटर करता है क्या दोनों के बीच में? मार्केट प्लेस क्या है? ट्रेडिशनल, वेरी गुड। और मार्केट स्पेस कहां पे है? ई कॉमर्स। जबरदस्त बच्चे हैं, वेरी गुड। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, बताओ? लैक ऑफ पर्सनल टच। याद रहेगा क्या ये सब? क्लियर है यहां तक? अब सुनो ना, हाँ बोल सकते हो, हैकर्स वगैरह का रिस्क। अच्छा, इससे ना क्या बोल सकते हो कि डेटा मेरा लॉस हो गया, तो ये भी एक डर है, लॉस ऑफ क्या? डेटा, या फिर डेटा को चुरा लिया, थेफ्ट ऑफ डेटा। एक हो गया, सुनो ना, एक हो गया कि तुमने डायरेक्टली उसका रुपया चुरा लिया। एक हो सकता है, मान लो अमेजन और वॉलमार्ट के बीच में क्या है? कंपटीशन है। वॉलमार्ट अपना कोई हैकर छोड़ दिया, अमेजन का जो इंटरनल डेटा वेयर हाउस है वहां से कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा को निकाल के ले आया, किसके पास? वॉलमार्ट के पास, जिससे वो मार्केटिंग कर रहा है on the basis of the data which has been compromised from the database server of the Amazon company. So that is called as what? Data theft या loss of data. तो ये सब भी तो डर हो सकता है, और ये सब कौन करेगा? हैकर। कौन करेगा ये सब? हैकर। क्लियर है? और ऊपर में याद है हम लोगों ने पढ़ा था सिक्योरिटी इश्यूज। सिक्योरिटी इशू में आप जानते हो एक प्रॉब्लम और है, हो सकता है मान लो ये बच्ची ये Amazon का वेबसाइट में बैठ के क्या कर रही है? ट्रांजेक्शन। आपको पता है ये बच्ची नहीं है, टेररिस्ट है। शी इज अ पर्सन डिस्क्वालिफाइड। कौन है मेरे को बताओ? टेररिस्ट है। She's a person disqualified in India to enter into any contract. She's a terrorist. और बैठ के आराम से ट्रांजैक्शन करिए मस्ती से। कैसे पता चलेगा? अब उल्टा फुल्टा, आपको तो पता है टेररिस्ट लोग कहाँ पहुंचे हुए रहते हैं, अपना जो है क्या किए, लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह बना लिए, फॉल्स पैन कार्ड, फॉल्स आधार कार्ड नंबर सब बना के बैठी हुई है। अब उसके बेसिस पे ई कॉमर्स कंपनी में तो आपको सारा केवाईसी कॉम्प्लायंसेस करना पड़ता है ना, सबमिट करना पड़ता है, अपना नाम एड्रेस फेक सब आईडी बनाकर कर रही है ट्रांजेक्शन। समझ में आ रहा है? तो ये सब भी तो डर है, ये भी तो चेक करना होगा कि कहीं ई कॉमर्स के धंधे में कोई जो कस्टमर है जो ट्रांजैक्शन कर रहा है, कहीं वो आतंकवादी तो नहीं है जो ये सब कर रहा है और धीरे धीरे सिस्टम में जा रहा है, अंदर में घुस रहा है, और फिर आगे जाकर क्या करेगा? सिस्टम को हैक करके नार्कोटिक का बिजनेस चालू कर देगा। समझ में आ रहा है? जैसे ये बच्ची बोलिए मेडिसिन शॉप खोले हैं, ई कॉमर्स में क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन मेडिसिन बेच रहे हैं। आपको पता है ये ऑनलाइन मेडिसिन नहीं बेच रही है, ऑनलाइन ड्रग्स बेच रही है, अफीम बेच रही है, गांजा बेच रही है। समझ में आ रहा है? हीरोइन बेच रही है। नाम पूछो ना, बच्चा लोग को पता है मेरे से ज्यादा। नार्कोटिक्स, ट्रैफिकिंग कर रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रही है, इलीगल काम कर रही है। तो कैसे पता चलेगा? ये सब चीजों को आप कितना देख लोगे? ऑनलाइन बिजनेस कितना स्पीडीली चल रहा है ना, अब कैसे पता चलेगा? तुम मेडिसिन का काम बोल रहे हो, हम कर रहे हैं, स्टार्टिंग में मेडिसिन ही कर रहे हो, फिर अचानक से मेडिसिन में एक्स्ट्रा डोजेस वगैरह मिलाने लग गए, नींद का गोली, ये सब से तो ड्रग्स बन जाता है ना फिर। अब वो समय धीरे धीरे और चेंजेस किए, पाउडर वगैरह डालने लग गए, बोले पाउडर का धंधा है, खुजली का पाउडर बेच रहे हैं, बड़ो कोई और ही चीज का पाउडर है, पाउडर तो व्हाइट व्हाइट ही दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? हाँ, आइडिया दे रहा है बच्चा लोग कि ग्लूकोज लिखकर बेच देंगे हम लोग। अब यही बचा है क्या तुम्हारी लाइफ में? समझ में आ रहा है? तो इलीगल ये सब हो सकता है कि नहीं, सेल ऑफ ड्रग्स, नार्कोटिक। तो गवर्नमेंट के लिए भी तो ड्रॉबैक है ई कॉमर्स का, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को कोई भी बेवकूफ बना सकता है बाय सेलिंग इलीगल ड्रग्स प्रोडक्ट, नार्कोटिक्स, गांजा, अफीम, चरस, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, ड्रग्स। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं, पता कैसे चलेगा? वही तो बोल रहे हैं कि तुम ऑनलाइन बोल रही हो, हम ग्लूकोज बोलकर बेच रहे हैं। अब सामने वाला जो बंदा है उसको भी पता है ग्लूकोज का मतलब क्या है, दोनों जने तो मिले हुए हैं ना, जो खरीद रहा है उसको भी पता है ग्लूकोज क्या है। तो यही तो डर है। अरे बाबा, सोर्सेस होता है, बच्ची कितनी मासूम है, समझाओ इसको। बोल रही है ऑनलाइन कैसे पता चलेगा कि वो ग्लूकोज की जगह ड्रग्स बेच रहा है? समझ में आ रहा है? फोन करके तुमको बोल देंगे हम क्या चाहिए तुमको, कितना रुपया में फाइनलाइज कर देंगे, एक वेबसाइट का नाम बता रहे हैं, आ जाओ उसमें परचेज कर लो,
पता नहीं चलेगा किसी को कानो कान। डिलीवरी बॉय घर देकर जाएगा और मेरा जो रैप है ना वो काला रंग का रैपर है, समझ जाना मैंने ही भेजा है। बच्ची इतनी नोसेंट है, वही तो बोला ना। अब ऐसे बच्चे रहेंगे तो कोई भी तो फ्रॉड हो जाएगा ना किसी के संग भी। ये बच्ची तो अपना क्रेडिट कार्ड का डिटेल भी शेयर कर देगी, फोन आएगा ओटीपी तो हाँ तेरे रुको, ओटीपी बता देगी। आगे भी यही पढ़ाएंगे कंट्रोल्स के बारे में, क्लियर है? लिखो, चालू करो। याद हो गया क्या? 13-14 पॉइंट मैंने पढ़ा दिया, देखो ना कितना पॉइंट्स पढ़ा दिया, 13-14। विल यू स्टॉप योर टॉकिंग? सुनना ध्यान से। टॉपिक का नाम बताओ क्या है? रिस्क रिलेटेड टू ई कॉमर्स बिजनेस। अब मैम इतना सारा पॉइंट हम लोग को तो नहीं याद रहेगा, 10-12-14 पॉइंट आपने करवा दिया है, तो एक काम करो ना, तुम लोग के लिए ना मैंने एक आसान तरीका निकाल दिया है। ये जो रिस्क है इसको तुम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करो। मैम व्हाट आर दोस 3 कैटेगरीज? नंबर 1, ध्यान से सुनना, सिक्योरिटी रिलेटेड रिस्क, नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड रिस्क, नंबर 3 अदर रिस्क। सिक्योरिटी में तुमको क्या क्या याद आ जाएगा बताओ? सिक्योरिटी ऑफ प्रिवेसी वाला, क्रेडिट कार्ड सिक्योरिटी वाला, अटैक फ्रॉम हैकर्स, प्रॉब्लम ऑफ पायरेसी, पायरेसी थोड़ा हो गया कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेटेड, पायरेटेड कॉपी चला गया तुम्हारे पास, या लॉस ऑफ डेटा, ये सब सिक्योरिटी रिलेटेड हो गया, साइबर क्राइम हो गया। और कॉन्ट्रैक्चुअल में क्या बोल दोगे? रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिनायल ऑफ सर्विस, पायरेटेड वाला, एनोनिमस सेलर वाला। और अदर रिस्क में लैक ऑफ पर्सनल टच, लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, हिडन कॉस्ट। हो गया ना मैनेजेबल? याद रहेगा क्या? भूलोगे? चालू हो जो लिखना। अब ये बच्चा बोल रहे हम अपने आप नहीं लिख पाएंगे, लिख लेगा क्या? बोलो व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ रिस्क। एग्जाम में आपको 3 रिस्क नहीं लिखना है ऐसे सेग्रीगेट करके, आप एज एन होल कुछ भी लिख कर आना, कोई भी 8 to 10 पॉइंट्स लर्न करना है, बट 8 to 10 पॉइंट्स रिटेन कैसे होगा? याद रखना, मैम ने 3 हेडिंग बता दिया था, सिक्योरिटी, कॉन्ट्रैक्ट, अदर। तो सिक्योरिटी में प्रिवेसी सिक्योरिटी याद रहेगा, डेटा लॉस हो गया, क्रेडिट कार्ड क्लोन हो गया, याद रहेगा ये सब, अटैक फ्रॉम हैकर्स। ठीक है, चलो लिखो हेडिंग, रिस्क रिलेटेड टू ई कॉमर्स बिजनेस। 3 तो कैटेगरीज बनाओ इसका, रिस्क रिलेटेड टू ई कॉमर्स बिजनेस। अपने आप ब्रीच कर रहे हो, सिक्योरिटी इश्यूज होगा, आई कैन सी यू इफ यू डूइंग ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, सुनो, लिखो रिस्क रिलेटेड टू ई कॉमर्स बिजनेस। नंबर 1 क्या लिखोगे? अरे अभी तो बोला सिक्योरिटी, लिखो सिक्योरिटी रिलेटेड रिस्क, प्यार से सुंदर से, कॉपी सुंदर रखोगे तभी मजा आएगा पढ़ने में। दूसरा क्या लिखोगे? कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड रिस्क, कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्क लिख सकते हो। तीसरा क्या लिखोगे? वेरी गुड, अदर रिस्क। अच्छा मैंने आपको हेडिंग करवाया, अंदर का ज्ञानी बाबा की तरह नहीं लिख लोगे 1-2 लाइन? इतना डिटेल मैंने आपको बताया है, अंदर का लाइन एग्जैजरेट नहीं कर लोगे? नहीं मैम अंदर का भी रटेंगे, रट लो। एग्जाम में 1 दिन पहले तुम नहीं रिवाइज कर पाओगे, वहां आपको अपना कॉमन सेंस से ही आंसर लिखना होगा। समझ में आ रहा है? अपने एक्सपीरियंस ही आंसर लिखना पड़ेगा। यू कैन नॉट मग अप ईच एंड एवरीथिंग, यू आर ग्रोन अप नाउ। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कितना है 800 मार्क्स, आप समझ रहे हो? एक एक चीजों को माइन्यूटली लर्न करना पॉसिबल है क्या? तुम इतना भी लर्न कर लो ना, काफी है। बोलो क्या लिखोगे इसके अंदर? नंबर 1 हाँ लिखो, प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी इश्यूज, राइट डाउन। कोई भी 4-5 पॉइंट अपने आप लिखो। ये मैंने आपको 3 ओपन हेडिंग दे दिया है, आपको अंदर अंदर जो जो पॉइंट आ रहा है खुद से पहले लिखने का कोशिश करो। डू इट ऑन योर ओन, देन वी विल डिस्कस। हाँ सिक्योरिटी, क्रेडिट कार्ड इश्यूज वगैरह भी किस में आएगा? सिक्योरिटी में आएगा। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। कॉपी आ गया ना मेरा सामान का, लिवाइस की जगह लीवी आ गया।
हम्म। क्या क्या बोला था, बोलो ना, अदर रिस्क में। वेरी गुड। हम्म। बताओ, ये सब रिलेट कर पा रहे हो? प्रोजेक्टर थोड़ा लाइट लग रहा है ना? हाँ। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन तो पर भी अभी इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है विद द एडवेंट ऑफ आईटी एक्ट 2000 व्हिच गॉट अमेंडेड इन द ईयर 2008। इसके पहले तो लोग करना ही नहीं चाहते थे क्योंकि इसका लीगल वैलिडिटी नहीं था। अगर आज कुछ भी होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को लेकर, आप कहां जाओगे इसके खिलाफ? कहीं नहीं जा सकते ना। लेकिन आईटी एक्ट के एडवेंट के आने के बाद इसको क्या मिला? लीगल रिकॉग्निशन। फिर भी आज भी कुछ कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है ना जिनको लीगली क्या, ट्रांजैक्शन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को लीगल वैलिडिटी सैंक्शन नहीं किया गया है बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन, जैसे भी मैंने बोला ना, जिसमें लिख दिया गया है क्लियरली कि प्रोडक्ट्स आर नॉन रिफंडेबल, बट गलती तो तुम्हारा है, तुम एक्सपायरी बेचो, बट इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो। नहीं, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है उसमें बहुत सारे जो है ना मैटर्स कवर नहीं होते नॉर्मल कोर्ट ऑफ लॉ में। समझ में आ रहा है? इसके ऊपर अलग से एक ट्राइब्यूनल है जिसको हम लोग बोलते हैं कैट, वो ये सब मैटर्स को देखता है। साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल। कैट का फुल फॉर्म बताओ क्या है? साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल। साइबर लॉ अलग से एक एक्ट है जो आप फाइनल लेवल में जाकर पढ़ोगे। समझ में आ रहा है? और अगर तुमको अभी पढ़ना है तो मेरा फाइनल का लॉ का लेक्चर मैंने लिया अभी हाल ही में, चेक कर लेना, मिल जाएगा यूट्यूब में। हाँ हाँ बिल्कुल है, करेंगे हम लोग आगे जाकर। क्राइम का सेक्शन भी बताएंगे, ये तुम्हारे सिलेबस में है। कुछ कुछ आईटी एक्ट के प्रोविजंस आपके सेक्शन में है, हम लोग करेंगे आगे जाकर। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं पर्सन को कॉपी करना, मतलब पर्सोनेशन जो होता है ना, पर्सोनेशन को इसने क्या किया है? फॉर्ज किया है, फॉर्जरी है ये। इट्स अ साइबर क्राइम। अगर आप कर रहे हो ये सब तो हरकत बंद कर दो। सामने वाले का अगर दिमाग सन का तुमको जो है ना इम्प्रिजनमेंट और पेनल्टी का जो सजा सुनवा सकता है, ये सब आईटी एक्ट में कवर्ड है। बहुत सारे सेक्शन है इसके ऊपर। सेक्शन 66 के अंदर बहुत सारे प्रोविजन है, ठीक है? 3 साल। एक्चुअल लिमिट विल बी डिसाइडेड बाई द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एक्ट में हमेशा मैक्सिमम पेनल्टी दिए रहते हैं। एक्चुअल में आपका एडजुडिकेशन कितना होगा वो एओ डिसाइड करेगा डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ योर क्राइम, हरकत। क्लियर? बट इतना होगा, मैक्सिमम दिया रहता है। इट में बी फाइन, इट में बी इम्प्रीजनमेंट, इट में बी बोथ। करेंगे, समझ में आ रहा है? एक एक चीज करेंगे। साइबर टेररिज्म के बारे में भी है। अगर तुम मतलब ये सब यूज करके साइबर टेररिज्म करोगे ना, टेररिज्म तो आपको पता है क्या होता है, बट अगर कंप्यूटर यूज करके यू आर स्ट्राइकिंग टेरर इन समवन्स माइंड, threatening to integrate the threatening someone to threatening the integrity of the country, not someone, integrity of the country को आप threaten कर रहे हो, that's a cyber terrorism. Using with the use of क्या, computing or computing resources, lifetime imprisonment. हाँ, नहीं लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट नहीं है, बट है। और उसमें भी कॉन्विक्शन है, फर्स्ट कॉन्विक्शन, सेकंड कॉन्विक्शन। पहली बार पकड़े गए तो क्या क्राइम है, दूसरी बार पकड़े गए तो क्या क्राइम है। नहीं, छोड़ते नहीं है। फिर तो ये सब हरकत कोई भी करेगा। समझ में आ रहा है? तुम लोग को बताएंगे, सतर्क करेंगे तुम लोग को, अलग से है इसके ऊपर। और दो दो बार है, चैप्टर 5 में, चैप्टर 1 में, दो दो बार है आईटी एक्ट के बारे में। अरे क्या कर क्या रहे हो, ऑन करो ना। तो क्या वेट कर रहे हो, तुम भी इंजॉय करने लगे लेक्चर।
कॉपी कर लो यहां तक, हो गया क्या? यस दी, आई कैन रिपीट ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल का मतलब क्या हुआ? ऑडिट ट्रेल का मतलब हुआ ट्रैक ऑफ द इवेंट, सस्पिशियस इवेंट्स। आज कोई ट्रांजैक्शंस का आपको ना लीगल वैलिडिटी करना है, मतलब क्लेम करना है कि ये ट्रांजैक्शन की वजह से मेरे को लॉस हुआ है, बट अगर वो ट्रांजैक्शन का आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई ट्रेल ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है, तो क्या आप वो केस को फाइल कर पाओगे? कोर्ट में साबित कैसे करोगे? और ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म में इतने करोड़ों ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ना कि हर एक ट्रांजैक्शन का ट्रेल को मेंटेन करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो कितना भी प्रिकॉशंस रख ले, कंट्रोल्स रख ले, कुछ कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जिनका ट्रेल हम मेंटेन नहीं कर पाते और हैकर उसी का फायदा उठाते। क्या किए हो? क्या कर रहे हो? उसको क्या चार्ज हो रहा है क्या? उसका बॉडी धूप दे रहा है उसको, जादू है? बोले रुको लाइट आने दो और मिल गया क्या धूप? ठीक हो गया क्या? अरे तुम क्या करते हो? कभी मेन रूम का प्रोजेक्टर खराब कर देते हो, कभी यहाँ खराब कर देते हो। ठीक करो जल्दी, फास्ट। हो गया क्या? देखो सारा पॉइंट्स लिख लिया क्या? फटाफट एक बार चेक कर लो। एग्जाम में आएगा तो तुम लोग को ये 3 ब्रॉड हेडिंग देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है। तुम लोग डायरेक्टली कहां से चालू करना? अंदर से लिखना। और कितना पॉइंट्स कम से कम तुमको लर्न हो जाना चाहिए? एनी 10 पॉइंट्स, कोई भी 10 पॉइंट। आई होप आपको याद हो गया होगा। 10 पॉइंट लिख लोगे क्या? कि एग्जाम में ऐसे लिख कर आओगे कि अंदर का एक एक लाइन भी लिखोगे? हाँ, एक एक दो दो लाइन लिख लेना। नहीं, बड़ा बड़ा पैरा भी नहीं लिखना है, बुक में भी नहीं दिया बड़ा बड़ा पैरा, 1 से 2 लाइन लिखना है बस, दैट्स इट। अभी मैं आपको मार्क करवा दूंगी, अभी मैं आपको मार्क करवा दूंगी, आपको क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है ना? अब पढ़ो क्या लिखा है मैंने, रीड द हेडिंग। Controls related to e-commerce business. Now what does this mean? Controls related to e-commerce business. अब ई-कॉमर्स का धंधा कर रहे हो, जैसे ये बच्ची है, समझ में आ रहा है? ये ई-कॉमर्स का ट्रांजैक्शन कर रही है। जैसे ही अमेजन का पेमेंट का टाइम आया ना, कंप्यूटर को खुलिया छोड़कर बाहर चली गई। क्यों बाहर चली गई? ऐसे ही कोई फ्रेंड आ गया, उससे मिलने चली गई। कंप्यूटर में आईडी पासवर्ड सब इसको ओपनली विजिबल है। कोई भी आकर इसका आईडी पासवर्ड क्या करेगा? डुप्लीकेट कर लेगा, मिसयूज करेगा, इसका इन्फॉर्मेशन हैक करके ले जाएगा। फिजिकली भी कर सकता है, लॉजिकली भी कर सकता है। लॉजिकली मतलब क्या होता है? जब अपने घर बैठकर हैकिंग कर रहा है। और फिजिकली क्या हो रहा है? जब आपका रिसोर्सेज यूज करके आपका डेटा को निकाल कर ले जा रहा है। आगे जाके करेंगे लॉजिकल एक्सपोजर, फिजिकल एक्सपोजर, फिजिकल अटैक, लॉजिकल अटैक। समझ में आ रहा है? आप जैसे वायरस सुनते हो, बॉम्ब सुनते हो, ये सब सुनते हो ना, मैलवेयर, ये फिजिकली नहीं होता है, लॉजिकली होता है। वो अपने घर बैठ के तुम्हारे सिस्टम को हैक करते हैं। साइबर सिक्योरिटी ब्रीच कैसे होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे एक एनिमेटेड वीडियो के जरिए, ठीक है? आज नहीं तो नेक्स्ट क्लास, ओके? सुनो, तो सबसे पहले तो भाई यूजर को एडुकेट करो। ये यूजर बड़ी नादान है, मासूम है, समझ में आ रहा है? इतना मासूम और नादान बनने से नहीं चलेगा, इतने शैतान भरे दुनिया में, समझ में आ रहा है? तो इसको क्या कैसे एजुकेट करोगे? बताओ क्या करोगे? इसको समझाओ। क्या समझाओ इसको? अरे यार तुम लोग एसी वगैरह क्यों बंद कर देता है? इट क्रिएट सफोकेशन। हम्म तो सबसे पहले आप किसको समझाओगे? यूजर को। डू एंड डोंट्स के बारे में, ई कॉमर्स बिजनेस करते वक्त क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। और आप देखते हो वेबसाइट में आता है सेव योर लॉगिन आईडी डिटेल पासवर्ड, आप नहीं करते हो, लॉग आउट कर देते हो। आप बोलते हो नहीं करेंगे, बार बार डाल देंगे, वो चलेगा। क्यों? क्योंकि आपको डर है ना, आपको भी तो डर है कि मेरे संग कोई साइबर क्राइम नहीं हो जाए। आजकल आए दिन साइबर क्राइम हो ही जा रहा है, सो यू आर अफ्रेड, जबकि नहीं होना चाहिए। क्योंकि अमेजन क्या दे रखा है? डिस्क्लोजर दे रखा है, डिस्क्लेमर नहीं, ठीक है? डिस्क्लोजर दे रखा है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए क्या, हाईली कॉन्फिडेंशियल एंड वी रेस्पेक्ट इट, वी आर गोइंग टू अबाइड बाय द सीआईए ऑफ द डेटा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सीआईए ऑफ द डेटा। कितनी बार मैंने बोल दिया, अब तो यार याद हो गया होगा। मतलब आप अगर आंसर लिख के आ रहे हो ईआईएस में, बिना सीआईए के आपका आंसर ही नहीं होगा। कहीं पे भी कोई भी आंसर में एक तो होगा ही सीआईए वर्ड लिखना। सीआईए का फुल फॉर्म कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा। तो सबसे पहले किसको समझाओगे? यूजर को। कैसे यूज करना है, कैसे यूज नहीं करना है, ठीक है? नेवर लीव योर कंप्यूटर अनअटेंडेड। अब ये बच्ची पासवर्ड क्या सेट करके रखी है? अपना डेट ऑफ बर्थ,
जो बहुत कॉमन है, सबको पता है, कोई भी इजीली हैक कर लेगा। आप अपने फ्रेंड का कभी सिस्टम को हैक करते हो? हैक मतलब खोलते हो? उनके परमिशन के बिना अगर आप किसी के सिस्टम को खोल रहे हो ना, दैट इज अ साइबर क्राइम, यू शुड नो इट। समझ में? अगर सामने वाला चाहे तो आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है। कितनी बार मजे मजे में आप अपने फ्रेंड का क्या करते हो, कंप्यूटर खोल लेते हो और लॉग इन पासवर्ड आईडी भी गेस कर लेते हो, क्योंकि पता रहता है तो उसकी गर्लफ्रेंड का नाम होगा या खुद का डेट ऑफ बर्थ होगा या उसकी गर्लफ्रेंड का डेट ऑफ बर्थ होगा या बॉयफ्रेंड, वाइस वर्सा, डाल देते हो। क्लोजर टू दैट तुम पता लगा ही लेते हो, या उसका फोन नंबर होगा या कुछ भी होगा, मिक्स मैच करके निकाल लेते हो। तो भाई तुम्हारा बेवकूफी है, तुमने इतना एविडेंट पासवर्ड रखा ही क्यों है? वाई यू हैव केप्ट योर पासवर्ड सो एविडेंट? पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से रखो ना, अल्फा न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स रखो। ऐसा पासवर्ड सेट करो जो सामने वाला इजीली क्रैक नहीं कर सके। तो सेटिंग अप ऑफ वीक पासवर्ड, लीविंग योर कंप्यूटर अनअटेंडेड, दीज आर द ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक व्हिच इज बीइंग डन बाय अ यूजर। ये तो हो गया आ बेल मुझे पुकार मार, सॉरी आ बेल मुझे मार, खुद ही बेल को मतलब पुकार रहे हो, आ मेरे को मार। अरे भाई सबको पता है तुम्हारा पासवर्ड, अगर ये सब तुम रख रहे हो तुम चाइल्डिश और कुछ नहीं। कितने जन अपना पासवर्ड इस तरह से रख रखे हैं? हाथ उठाना सच्ची सच्ची। अपना डेट ऑफ बर्थ, अरे तुम अपना रखा है, कौन सा बोले गर्लफ्रेंड का रखा है? हाथ उठाओ, अरे हाथ उठाओ ना। कौन अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, या पहले कभी रखा था नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब रख के रखता है पासवर्ड? या कोई अपने फ्रेंड का नाम, डेट ऑफ बर्थ? हाँ बोला ना मैंने, मेरे को पता है ना, समझ में आ रहा है? तो मत करो ये सब, आज ही चेंज कर लेना जाकर। हाँ कोई ऐसा नाम लिखना, कोई ऐसा नाम लिखना जो सामने वाला पकड़ ही नहीं पाए कभी, और वो भी खाली वर्ड्स लेटर्स मत लिखो, उसमें नंबर्स भी डालो, अल्फा न्यूमेरिक रखो along with strong characters। हाँ राइट, बहुत जगह तो ऐसे बोल देता है कि इतना डिजिट होना चाहिए, इतना लेटर्स होना चाहिए, कैरेक्टर्स होना चाहिए, हाँ अपर केस होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। उसमें भी तुम लोग को आलस आता है, क्या रखे कैरेक्टर, क्या ये लोग दे दिया फालतू का, इतना झमेला है, हमको याद नहीं रहता ये सब पासवर्ड। तो लिख के रखो ना, मोबाइल में स्टोर करके रख लो, ठीक है? सुना ध्यान से। तो आपको समझ में आ रहा है कंट्रोल्स कहां पे लगाना है? सबसे पहले यूजर में, सबसे पहले कहां लगाना है? यूजर, जो क्या करे, ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए। एक बात बताओ, यूजर तो हो गए जो यूज कर रहे हैं, बेच रहा है कौन? वेंडर। तो कंट्रोल और कहां लगाना चाहिए? मेरे को बताने का दरकार है वेंडर लोग क्या क्या प्रिपेयर करके रखेगा, क्या क्या चीजों का उन्हें डिस्क्लोजर देके रखना चाहिए, वही सारा कहानी लिखना चालू कर दो। बोलो ना, प्रिवेसी पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी, बिलिंग पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, वारंटी पॉलिसी, गारंटी पॉलिसी, सारा पॉलिसी लिख कर आ जाना। टैक्स पॉलिसी, समझ में आ रहा है? हाँ ये भी लिख के रखना पड़ता है, आप कितना रेट ऑफ जीएसटी लगाने वाले हो प्रोडक्ट के ऊपर, बिल का पूरा एक स्पेसिमेन उन लोग दिखा के रखता है। तो ये सारे पॉलिसीज किसको डिस्क्लोज कर देना चाहिए? वेंडर को। वेंडर शुड डिस्क्लोज अबाउट ऑल देयर पॉलिसीज टू द कस्टमर इफ दे वांट टू क्या अवॉइड देमसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग इनटू एनी फ्यूचर लिटिगेशन। वो अगर चाहते हैं कि हम कोई फ्यूचर लिटिगेशन क्लेम में ना फंसे, तो पहले से आप अपने वेबसाइट में अलग अलग पेजेस में हर एक चीजों का डिस्क्लोजर देके रखो, शिपिंग पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, बिलिंग पॉलिसी, और क्या बोला, गारंटी पॉलिसी, वारंटी पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी, सब चीज का डिस्क्लोजर देके रखो टू बी ऑन द सेफ साइड। क्लियर है? तो ये हम लोग क्या पढ़े? कंट्रोल्स रिलेटेड टू ई कॉमर्स बिजनेस। पहला क्या हो गया? यूजर, फिर क्या हो गया? वेंडर। और बताओ, एक शॉर्टकट बताएं आप लोग को, पूवी याद है? पूवी कौन थी? कंपोनेंट्स थी ना। तो जो कंपोनेंट, बोरे लड़की थी, अरे कंपोनेंट्स थी ना, हाँ ठीक है लड़की थी, पता है, दिल आ गया, अब उसपे भी दिल आ गया। तो पूवी जो थी वो कंपोनेंट्स थी ना ई कॉमर्स की। तो कंपोनेंट्स के ऊपर क्या लगा के रखना है? कंट्रोल। कंपोनेंट्स के ऊपर क्या लगा के रखना है? कंट्रोल। तो देखो ना, यही तो हो गया, यूजर और वेंडर वहां था ना। और बताओ, और बताओ, इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब क्या हुआ? क्या प्रोवाइड कर रहा है वो सामने वाला आपको? नेटवर्क। इंटरनेट मीन्स व्हाट? नेटवर्क। तो कहने से नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। अब एक बात बताओ, तुम अमेजन का वेबसाइट की ओनर हो, तुम जेफ बेजोस हो, अचानक से तुम्हारे अमेजन में डाउन टाइम आ गया। क्या आ गया तुम्हारा? डाउन टाइम। सर्वर में अगर डाउन टाइम आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है? इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है, टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम हो रहा है। तो गलती किसका है? तुम्हारे सर्विस प्रोवाइडर का है। उसको जाके गला दबाव पकड़ो कि भाई तुम्हारा 1 घंटा का प्रॉब्लम के लिए तुम्हारा बैकएंड ऑफिस में प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा बैकएंड ऑफिस में प्रॉब्लम हो गया, और भाई तुम्हारा प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा 1 घंटा का प्रॉब्लम ना मेरा करोड़ों का नुकसान है। तो कौन भुगतान करेगा? तो पहले से उसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करवा के रखो। I will not tolerate any downtime in the server because of any kind of network related issue, and if it is happening I am going to क्या take the compensation from you। नहीं तो लोग जानबूझ के भी कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर से पैसा खाकर।
तो इसको बोलते हैं क्या, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। कंट्रोल और कहां लगा के रखना है, जो आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरनेट। इंटरनेट कौन प्रोवाइड करता है, इंटरनेट प्रोवाइडर। तो इंटरनेट को क्या बोलते हैं, नेटवर्क। तो क्या बोलेंगे इसको, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। तो जो आपको नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उनके संग भी आप क्या करके रखो, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइन करवा के रखो कि सुनो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, अगर तुम्हारी वजह से मेरे सिस्टम में डाउन टाइम आएगा ना, तो तुमको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। मेरा जितना भी लॉस होगा ना, क्या चीज का, रेवेन्यू का, वो कौन भरेगा, तुम भरोगे। तुम कौन हुए, तुम कौन हुए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो टेक्नोलॉजी वगैरह दे रहे हैं। समझ में आ रहा है, नेटवर्क दे रहे हैं एक्चुअली। एक हो गया नेटवर्क, और एक पता है कौन हो गया, टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर। नाउ हु इज दिस टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर, हाँ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जिससे आप खरीद रहे हो। आपको पता है ना, ई कॉमर्स धंधे के लिए सबसे पहला चीज मैंने आपको बोला था, डेटाबेस, सर्वर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, फिर उसके बाद एप्स, मोबाइल ऐप, ये सब में प्रॉब्लम आ गया तब। अब मान लो ये मोबाइल ऐप बनवाई है किसी बाहर वाले से आउटसोर्स करवा के। अब मोबाइल ऐप जैसे सपोज करो, जैसे ही खोल रहा है ना कस्टमर, मोबाइल ऐप बंद हो जा रहा है, ऑर्डर कैसे प्लेस करेगा, हैंग हो जा रहा है, इंटरफेस एकदम गंदा, काला धब्बा धब्बा दिखाई दे रहा है, समझ ही नहीं आ रहा प्रोडक्ट कहाँ है और मॉडल कहाँ है। मॉडल को देखे कि प्रोडक्ट को देखे कि प्राइस को देखे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, काला धब्बा धब्बा दिखाई दे रहा है। तो यार ऐसे कस्टमर खरीदेंगे क्या तुम्हारी मोबाइल ऐप से आकर। तो अब ये गलती किसका है, तुम्हारा है कि जो मोबाइल ऐप डेवलपर है उसका है। तो डेवलपर को जाके केस करोगे ना, तो तुम पहले से उन लोग से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के रख लो। सुनो टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर, तुमने मेरे को दिया था ना मोबाइल ऐप बनाकर, अगर तुम्हारे मोबाइल ऐप में कोई भी प्रॉब्लम हुआ, कोई भी बग्स वगैरह आ गया तुम्हारी लापरवाही की वजह से, तो हम तुमको स्यू करेंगे। तो ये सब कंट्रोल लगा के रखोगे कि नहीं, प्रिकॉशन लगा के रखोगे कि नहीं, हाँ या ना। सबसे पहले तो जो यूज करे ना उनको जाकर समझाओ कि यूज ढंग से करे। खुद जानबूझ के पासवर्ड इजी सेट कर रहे हैं, फिर इनका डेटा हैक हो गया, इनके पीछे कोई पागल दीवाना पड़ गया, आके मेरे सर पे नाच रहे हैं कि तुम्हारे सिस्टम से, तुम्हारे सर्वर से मेरा डेटा लीक आउट हुआ है। अरे भाई तुम्हारा बुद्धि खराब था क्या, तुमने इतना वीक पासवर्ड क्यों सेट किया। तो पहले उन्हें ट्रेनिंग दो जाकर कि यूजर को कैसे यूज करना चाहिए ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म। दूसरा, वेंडर को जाके ट्रेनिंग दो कि भाई तुम अपने आप को ना अगर बचाना चाहते हो ना, ये कस्टमर तुम्हारा कुछ भी कर सकते हैं, तो अलग से एक डिस्क्लोजर पूरा पॉलिसी बना के रखो हर एक चीजों का, ताकि कुछ भी मैटर हो डिस्क्लोजर पॉलिसी कैन बी रेफर्ड टू इफ यू वांट टू क्या प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग इनटू एनी लिटिगेशन, लीगल इश्यूज। नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, डाउन टाइम वगैरह नहीं चलेगा इंटरनेट में। टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर, मोबाइल ऐप धांसू होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर धांसू होना चाहिए, सर्वर कंप्यूटर धांसू होना चाहिए। या मान लो जरूरी है क्या मेरे को फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदना पड़ेगा। मैंने आजकल बोला था बड़े बड़े ई कॉमर्स कंपनी क्या कर रहे हैं, वेरी गुड, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल यूज करे, क्लाउड कंप्यूटिंग, गजब। क्लाउड वेंडर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, एवरीवन इज यूजिंग क्लाउड, यू नो दैट बाय डिफॉल्ट। जिसके पास भी एंड्रॉइड का फोन है उन लोग गूगल को करते हैं यूज, गूगल से सेटिंग है, जीमेल अकाउंट से सिंक करके रखे हो ना, तो जीमेल अकाउंट से सिंक करने का मतलब यू आर यूजिंग क्या, क्लाउड, वो भी फ्री का, फोकट का क्लाउड यूज कर रहे हो। तुम लोग का अकाउंट कहाँ पे, आईडी वगैरह कहाँ से क्रिएट करके रखे हो, ईमेल्स कहाँ रिसीव करते हो, गूगल में, जीमेल में अकाउंट है सबका। तो आपको ना जाकर पैर छूना चाहिए गूगल के सीईओ का, सुंदर पिचाई जी का, फ्री में तुमको इतना सारा सर्विसेज दे रहा है, पैसा भी नहीं ले रहा है। अप टू 100 GB कितना आपको गूगल ड्राइव भी फ्री दे रखा है, उसके ऊपर एक्सेस लेने से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, फोकट का आपको इतना सर्विस दे रहा है। नहीं, ये सब में बाय डिफॉल्ट फ्री में मिल जाता है। अरे आईफोन में कैसे मिलेगा, आईफोन में तो वन ड्राइव है, आई क्लाउड है ना, और माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव। आपको समझ में आ रहा है, 15 GB तक मिलता है क्या, नहीं ये बार चेक करना, ठीक से चेक करो, बहुत कम है 15 GB। सुनो ना, नहीं उसमें भी कॉस्ट है, अप टू सर्टेन लिमिटेड इज फ्री, above that it's costly, they will charge, but the fees is very nominal, these are the public cloud। इन लोग क्या 100 रुपया सब्सक्रिप्शन ले रहा है महीना का, 100-150 रुपया, हाँ 110 रुपया। गूगल का जी ड्राइव का भी तो उतना ही है, सब्सक्रिप्शन मॉडल है ना, हाँ कितना आप एक्सेस लेते हो उस पर डिपेंड करता है, बट इट्स वेरी नॉमिनल। तभी तो इतना लोग पागल है क्लाउड के पीछे। अपना डेटा का बैकअप ले सकते हो, आपको फिजिकल हार्ड ड्राइव खरीदने का दरकार नहीं है, फिजिकल सर्वर कंप्यूटर बड़े बड़े खरीदने का दरकार नहीं है, सब आगे जाके पढ़ोगे डिटेल में, बहुत मजेदार टॉपिक है। क्लाउड कंप्यूटिंग में एक मॉडल पढ़ाएंगे, आसपास सांस, इसी चैप्टर में। जब आप मेरे आसपास होते हो ना तो मुझे सांस आता है। अरे नहीं ऐसा नहीं है मतलब ऐसा ही है, बट ये मॉडल का नाम नहीं है, मॉडल का नाम आसपास सांस है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, आगे पढ़ेंगे, मतलब अलग ही लेवल है। मैं आपको बता रही हूँ ना, तुम लोग को चैंपियन बना देंगे। समझ में आ रहा है, बस पढ़ाई करो डेली। अभी बताओ क्या बोला, कंट्रोल्स रिलेटेड टू ई कॉमर्स बिजनेस, यूजर में होना चाहिए, वेंडर, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, टेक्नोलॉजी। अच्छा एक और सर्विस प्रोवाइडर है जिसके बिना आपका ई कॉमर्स का धंधा चलेगा ही नहीं,
डिलीवरी, ब्लू डार्ट, कौन है इन लोग? लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, समझ में आ रहा है? तो और एक क्या बोला मैंने, बताओ? लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर। तो इनके संग भी सॉलिड वाला कॉन्ट्रैक्ट करके रखो। पता चला मैंने इसके संग डिलीवरी के संग कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, माल का डिलीवरी आज करना है, बोल रहे हैं मैम आएंगे ना 3 दिन में आ रहे हैं, अपना ट्रॉली लेकर, ट्रक लेकर, एक संग जा रहे हैं, एक संग गांव में निकल रहे हैं वहां डिलीवरी करने के लिए, 3 दिन बाद जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो भाई ऐसे थोड़ी चलेगा। समझ में आ रहा है? तो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करवा के रखो, लीड टाइम वगैरह फिक्स करके रखो। लीड टाइम समझते हो ना, कॉस्टिंग के बच्चे हो। लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर, क्लियर है? तो ये सब जगह कंट्रोल्स लगाना पड़ेगा क्या? हाँ। और कंट्रोल पता और कहाँ लगाना पड़ेगा? गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। ये मुझे बताने का दरकार है, गवर्नमेंट को क्या देखना पड़ेगा? क्या देखना पड़ेगा? सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल, नार्कोटिक, ड्रग्स, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स तो नहीं हो रहा है? ट्रांसपेरेंसी ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन इज बीइंग टेकिंग प्लेस, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रहा है, टैक्स इवेजन तो नहीं हो रहा है? ये सब गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि नहीं? और सबसे ज्यादा ना डर गवर्नमेंट को ही है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द इलीगल ट्रांजैक्शंस आर ऑकरिंग टुडे नाउअडेज वाया ई कॉमर्स। उड़ता पंजाब देखा है तो समझ जाओगे पंजाब क्यों उड़ रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है? तो why are they high? Because most of them are, even the youngster, minor, they are all indulged in all these activities, and that too through e-commerce platform. अब घर में ही मंगवा रहे, तुम सोच रहे हो घर में मंगवा रहे, मम्मी पापा के सामने मंगवा रहे, पता नहीं क्या मंगवा रहे, ये सब मंगवा रहे। So they are becoming a victim of all these things. क्लियर है? हाँ। तो आपको समझ में आ रहा है ये सब हो रहा है आजकल। तो गवर्नमेंट को ये सब चीज पे बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी पड़ेगी। क्लियर है? तो कंट्रोल्स कैसे याद रखोगे, कहाँ लगाना है? जो कंपोनेंट्स था ना पूवी, उसी के ऊपर कंट्रोल लगाना है। और एक बताओ क्या बच गया? पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे तो तुमने बोला नहीं यार बेशरम, पी का फुल फॉर्म क्या था? पेमेंट गेटवे। तो पेमेंट गेटवे में भी लगाना पड़ेगा ना, नहीं तो अमेजन का वॉलेट खत्म, खल्लास। पता चला कि 20-20, 30-30 करोड़ रुपया एक एक दिन में लोग जमा कर रहे हैं, एक दिन में गायब, हैकर लोग अटैक कर ले रहे हैं। तो पेमेंट गेटवे पे तो सॉलिड तुमको कंट्रोल लगाना पड़ेगा। इफ यू आर एन ई कॉमर्स कंपनी तो अपना पेमेंट वॉलेट पे भयानक वाला कंट्रोल लगा के रखो, प्रोटेक्शन लगा के रखो, नहीं तो कोई भी हैकर आकर क्या कर सकता है? ब्रीच कर सकता है। पासवर्ड वगैरह क्रैक कर लिया अमेजन पे का तो सारा रुपया लेकर चला गया ना। तो पेमेंट गेटवे पे भी क्या लगा के रखना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स। याद रहेगा ये सब? चलो चालू हो जाओ लिखना, राइट डाउन। कंट्रोल्स related to e-commerce business. Give the heading controls related to e-commerce business. Point number 1, user. Point number 1, user. Point number 2, vendor. Vendor का एग्जाम्पल लिख लो। अच्छा, यूजर को क्या करोगे? यूजर में कंट्रोल कैसे लगाओगे? एजुकेट करोगे ना उनको, किसके बारे में? पासवर्ड्स वगैरह कैसे सेट करना है। डू नॉट सेट वीक पासवर्ड, है ना? डू नॉट, डोंट सेट, क्या बोला था मैंने? वीक पासवर्ड। फिर अपने आप नहीं एग्जैजरेट कर लोगे, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, अल्फा न्यूमरिक, ये सब होना चाहिए। हाँ, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन, ओटीपी तभी तो आजकल कंपलसरी कर दिया है हर एक ट्रांजैक्शन के पहले, तो सब लिख देना। एग्जैजरेट कर लोगे क्या? अभी खाली शॉर्ट में लिख दो एजुकेट और डोंट सेट वीक पासवर्ड। अब इसको आप एग्जैजरेट कर लोगे कि नहीं? और आपके मैट में भी इतना नहीं लिखा है जितना मैंने आपको बता दिया, ठीक है? वेंडर लिख लो, एरो देके 3-4 ठो नाम। शिपिंग पॉलिसी, vendor should disclose the shipping policy, refund policy, billing policy, shipping policy, refund policy, billing policy। प्रोडक्ट का डिस्प्ले करना चाहिए, कैटलॉग्स बनाना चाहिए, प्रोडक्ट कैटलॉग्स, डिस्प्ले। मोड ऑफ डिलीवरी क्या है? कोई भी 4-5 पॉइंट लिखा। मोड ऑफ पेमेंट लिख दिया। नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर में क्या लिखोगे? इंटरनेट में डाउन टाइम विल नॉट बी अलाउड, लिख लो। देयर शुड नॉट बी एनी क्या डाउन टाइम इन द इंटरनेट अवेलेबिलिटी। शुड नॉट बी एनी डाउन टाइम इन द इंटरनेट या नेटवर्क अवेलेबिलिटी, क्योंकि अगर डाउन टाइम हो गया, आप लिख नहीं लोगे एग्जैजरेट करके, डिजास्टर हो जाएगा आपके बिजनेस के लिए, करोड़ों का नुकसान। No downtime is feasible. लिख लोगे क्या ये सब? टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर में लिख लो। Should not be any problem with the cloud vendor. There should not be any problem with the cloud vendor या बैक एंड ऑफिस में कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगा या सॉफ्टवेयर क्लाउड में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बैक एंड ऑफिस में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए,
और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब क्या? वही मोबाइल ऐप। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लॉजिस्टिक में क्या? टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स सर्विसेज शुड बी एंश्योर्ड। तो इसके लिए आप क्या करो, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट से बात करके रखो कि भाई मेरे को टाइमली डिलीवरी चाहिए, हम जब बोल रहे हैं उसी दिन होना चाहिए डिलीवरी, तुम्हारे बोलने से नहीं चलेगा। कोई भी ऑनलाइन बिजनेस का बैकबोन क्या है? लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक अगर नहीं हुआ ना ठीक, तो ई कॉमर्स बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। दे हैव मेड देयर डिलीवरी, ऑन टाइम डिलीवरी एज यूएसपी। ये इनका यूएसपी, अमेजन का यूएसपी क्या है? टाइमली डिलीवरी, है ना? टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी एंश्योर्ड, लिखा है मैंने, देखो ना स्क्रीन में, लॉजिस्टिक के बगल में दिखाई दिया। टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी क्या? एंश्योर्ड। हो गया। गवर्नमेंट में क्या लिखोगे? गवर्नमेंट शुड कीप अ चेक, गवर्नमेंट शुड कीप अ चेक ऑन क्या? इलीगल ट्रांजैक्शन, illegal transactions such as sale of narcotics, drugs through online platform। हाँ, जो भी आता है लिख लो। sale of illegal items like क्या? narcotics, drugs through online platform, और tax accounting of all transaction। गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए कोई इवेजन तो नहीं हो रहा है, सारे ट्रांजैक्शंस को आप क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, टैक्स अकाउंटिंग ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन शुड बी एंश्योर्ड। और एक पॉइंट बोला था पेमेंट गेटवे ना, पेमेंट गेटवे क्या होना चाहिए? एफिशिएंट एंड फुल प्रूफ। पेमेंट गेटवे should be efficient and full proof। बताओ हो गया क्या यहां तक? एक बार फटाफट रीड कर लो, वेरी क्विकली रीड इट। मैट कहाँ गया अपना? चलो मैट निकालो। अच्छा मैट अभी मत निकालो, एक और टॉपिक लिखो, एग्जांपल्स ऑफ कंट्रोल। तो मैम अभी क्या पढ़ाया आपने? कंट्रोल्स कहाँ कहाँ लगाना है, वेयर टू पुट द कंट्रोल, ठीक है। अब एग्जाम्पल में बताओ क्या लिखोगे? एजुकेट द कंज्यूमर, educate the user about the do and don'ts in the e-commerce business, protect your system from intrusion, viruses, malware, regular update करो अपने सॉफ्टवेयर का। आप देखते हो सॉफ्टवेयर में डेली अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं, फोन में भी आते होंगे आपके, और अपडेट नहीं करोगे तो देखते हो सिस्टम हैंग हो जाता है, सिस्टम का हाँ बग्स आ जाता है, वनरेबिलिटी बढ़ जाता है, वायरस वगैरह अटैक कर सकता है। तो ये सब करते रहो, रूटीन स्कैनिंग करो। तभी तो हम लोग बोलते हैं क्विक हील, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ये सब डाउनलोड करके रखो ताकि स्कैनिंग हो सके वायरसेस ये सब का। क्लियर है? हाँ, तो ये सब बोल रहा है क्या है? कंट्रोल का एग्जाम्पल। ये तो आपको पता ही है क्या है, कोई डाउट है यहां तक? तो इस मन से लिख सकते हैं, लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ कंट्रोल, राइट डाउन एग्जाम्पल्स ऑफ कंट्रोल। पॉइंट नंबर 1, एजुकेट द यूजर्स about the risk associated with e-commerce transaction, educate the users about the risk associated with e-commerce transaction। हो गया?
ये यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। फिर तुम लोग वेंडर लिखा था ना, वेंडर में क्या बोला था, वेंडर को क्या करना चाहिए, डिस्क्लोजर देना चाहिए। तो देखो सेकंड पॉइंट क्या है, कम्युनिकेटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज टू द कस्टमर। लिखो पॉइंट नंबर 2, communication of the organizational policies to the customer। communication of the organizational policies to the customer। ठीक है, अब मेरे को नहीं लगता मेरे को पॉलिसी बताने का दरकार है, तुमको पता नहीं है, ये देखो पॉलिसी का नाम, प्रिवेसी पॉलिसी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, बिलिंग पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी। नहीं लिख लोगे क्या, तो एरो देके लिख लो 3-4 तो पॉलिसी बिना देखे अपने आप। ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन पे भी ना बहुत सारे एक्ट्स एप्लीकेबल है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बन रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल, फेमा एक्ट अगर कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन हो रहा है, फिर उसके बाद आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बहुत सारे एक्ट है जो उसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो ई कॉमर्स बिजनेस को ये भी इंश्योर करना है कि जितने भी एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल है वो उसको क्या कर रहा है, कंप्लाई कर रहा है कि नहीं। तो पॉइंट नंबर 3, इंश्योर कंप्लायंस विद इंडस्ट्री बॉडी स्टैंडर्ड्स। एग्जाम्पल लिख लो 1-2 एक्ट का, आरबीआई एक्ट, कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फेमा एक्ट। प्रोटेक्ट योर ई कॉमर्स बिजनेस फ्रॉम, क्या क्या बोला मैंने, इंट्रूशन। इंट्रूशन इंक्लूड्स क्या, वायरसेस, हैकर्स। पासवर्ड मतलब समझ गए, वीक पासवर्ड सेट नहीं करना है। सॉफ्टवेयर अपडेट मैंने बोला रेगुलरली करके रखना है। सेंसिटिव डेटा जो है ना उसको एनक्रिप्शन रख करके रखो। व्हाट इज एनक्रिप्शन ऑफ द सेंसिटिव डेटा, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एनक्रिप्शन, कन्वर्टिंग द प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट, कोडेड लैंग्वेज। हाँ, एनक्रिप्टेड आता है ना क्लासेस, इनफैक्ट आप व्हाट्सएप में भी चैट करोगे तो दिखाता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन, कोई बाहर वाला उसको नहीं पढ़ सकता। व्हाट्सएप कंपनी चाहे तो उसको पढ़ सकता है, पता है क्या ये बात, हाँ उनको पता है क्योंकि वही तो एनक्रिप्शन कर रहे हैं। तो उनके पास तो लॉक एंड की दोनों है, प्राइमरी की होता है, फॉरेन की होता है, उनके पास दोनों है। राजी मूवी देखा है आप, आलिया भट्ट का, उसमें देखा है राजी मूवी में वो जो डेटा वगैरह ट्रांसफर करती थी वो एनकोडेड रहता था, एनक्रिप्टेड रहता था, समझ में आ रहा है। नॉर्मली वो प्लेन टेक्स्ट में बात नहीं करती थी। और कितने सारे पिक्चर आपने देखा होगा उनका कोड वर्ड होता है, फोन करके बोल रहे डॉग, कैट, जानवरों का नाम बोलना चालू कर दिया। हाँ, दैट इज देयर कोडेड लैंग्वेज एनक्रिप्शन। तो अगर कोई बहुत ही सेंसिटिव डेटा है ना उसको ओपन करके मत रखो, कैसे डील करो उसमें, एनक्रिप्शन करके। आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में एनक्रिप्शन के बारे में, अलग से इसके ऊपर एक चैप्टर है, टॉपिक आई मीन, ठीक है। तो लिखो प्रोटेक्ट योर ई कॉमर्स बिजनेस फ्रॉम इंट्रूशंस। पॉइंट नंबर 4 लिखा, प्रोटेक्ट योर ई कॉमर्स बिजनेस फ्रॉम क्या, इंट्रूशन, और उसका टाइप्स लिखो अंदर। 4 का पॉइंट नंबर ए, वायरसेस से प्रोटेक्ट करना है। 4 का पॉइंट बी, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रख के रखना है, हैकर से प्रोटेक्ट करना है, रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट, और एक लिखोगे एनक्रिप्शन ऑफ द सेंसिटिव डेटा। एनक्रिप्शन ऑफ द सेंसिटिव डेटा। हो गया, वेरी गुड, एवरीवन हैज रिटन टिल हियर। एक टॉपिक खाली और पढ़ाएंगे, लिखो साइबर सिक्योरिटी रिस्क कंसिडरेशन, राइट डाउन, साइबर सिक्योरिटी रिस्क कंसिडरेशन। साइबर सिक्योरिटी रिस्क कंसिडरेशंस।
अगर साइबर सिक्योरिटी ब्रीच अगर हो जाएगा ना तो दो इंपैक्ट होगा, एक डायरेक्ट, उसका उल्टा इनडायरेक्ट। एक डायरेक्ट इंपैक्ट और एक क्या होगा, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इंपैक्ट को बोलते हैं डायरेक्ट फाइनेंशियल इंपैक्ट, फाइनेंशियल एक्सपोजर होगा, और इनडायरेक्ट इंपैक्ट को बोलते हैं ऑपरेशनल इंपैक्ट, जिसकी वजह से आप लीगल इशू में फंस सकते हो। दो इंपैक्ट होगा। अगर आपके अकाउंट में क्या हो गया, मान लो तुम जेफ बेजोस है, तुम्हारा अकाउंट हैक हो गया, तो तुम्हारे अकाउंट से भी बैलेंस जाएगा, विच इज कॉल्ड एज डायरेक्ट फाइनेंशियल इंपैक्ट। और एक इनडायरेक्ट इंपैक्ट क्या होगा, तुम्हारे ऑपरेशंस पे भी इंपैक्ट पड़ रहा है, तुम्हारे कस्टमर्स के डेटा को लीक आउट करके बाजार में उछाल दिया गया है, और बहुत सारे जो हैकर्स है वो कस्टमर के पीछे भी पड़ गए हैं। तो ये ऑपरेशनल इंपैक्ट है ना, जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर उन लोग क्या फाइल करेंगे आगे जाकर। ये डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, क्या है, इनडायरेक्ट। यानी तुम्हारे ऊपर क्या आने वाला है, लीगल क्लेम्स आने वाले। द कस्टमर इज गोइंग टू sue you. Why? Because you have given a disclosure that their CI of the data is your responsibility, and because you cannot maintain it, you will become liable to compensate for their data loss, which is called as indirect impact, जिसकी वजह से आपका रेप्यूटेशन भी टार्निश होगा, आपकी गुडविल पे सवाल उठेगा, लोग आपको पत्थर फेंकेंगे, तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ेगी। समझ में आ रहा है? एक तो बेचारा फाइनेंशियली क्या हो गया, समझ में आ रहा है, फाइनेंशियली उसका एक्सपोजर हो गया। कैसे? बैंक अकाउंट पूरा हैक कर लिया, बैंक अकाउंट से रुपया चुरा लिया, डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ, तुम्हारा लॉस हुआ, नुकसान। और बाकी जो तुम्हारे कस्टमर का डेटा है वो भी उन लोग लीक आउट करवा लिया, तो अब कस्टमर तुम्हारे पीछे पड़े हैं। समझ में आ रहा है? कस्टमर तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, तुम्हारा लीगल इशू हो रहा है, और क्या हो रहा है, रेप्यूटेशनल लॉस हो रहा है। तो ये दो टाइप का इंपैक्ट होता है। अगर तुम्हारे कंपनी में कोई साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट हो जाए, क्या हो जाए, साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट, साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए, सो इन दैट केस द कंपनी विल बी क्या, having two issues. Number one, direct impact. Number two, indirect impact. Direct impact is called as direct financial impact, which is occurring because of the loss of the क्या, मनी वगैरह लॉस हो गया। समझ में आ रहा है? तुम्हारे अकाउंट को किसी ने हैक कर लिया, जिसकी वजह से फाइनेंशियल एक्सपोजर हुआ है, तुम्हारा कोई बहुत ही सेंसिटिव डेटा को निकाल लिया, कॉम्पिटिटर को दे दिया, तुम लूट गए, बर्बाद हो गए। और दूसरा क्या हो गया, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, विच इज कॉल्ड एज ऑपरेशनल इम्पैक्ट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके कस्टमर्स के कॉन्फिडेंशियलिटी को स्टेक पे ला खड़ा कर दिया गया है। अब कस्टमर किससे कॉम्पनसेशन मांगेंगे, आपसे मांगेंगे ना, इससे आपका गुडविल भी क्या होने वाला है, खराब। क्लियर है? लिखो, साइबर सिक्योरिटी रिस्क कंसिडरेशन, डायरेक्ट इम्पैक्ट, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। डायरेक्ट इम्पैक्ट को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इम्पैक्ट। इसको क्या बोलते हैं, देखो क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक डायरेक्ट फाइनेंशियल इंपैक्ट है, और इनडायरेक्ट कौन सा इंपैक्ट है बताओ, ऑपरेशनल। फाइनेंशियल इंपैक्ट का मतलब क्या हुआ, फाइनेंशियल एक्सपोजर होना, फाइनेंशियल लॉस होना। इनडायरेक्ट इंपैक्ट का मतलब क्या हुआ, लीगल इश्यूज, रेप्यूटेशनल लॉस ऑफ द कंपनी। क्लियर है? देख लो पूरा क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने अभी फिलहाल क्या पढ़ा, कंट्रोल्स कहाँ कहाँ लगाना है। एक काम करो ना, जहां तुम लोगों ने लिखा है ना कंट्रोल्स कहाँ कहाँ लगाना है, वहां पे लिख लो सेम एज क्या, हाँ, सेम एज कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स लिख लो, तो याद रहेगा। चीजों को लिंक करके नहीं पढ़ोगे तो रिटेंशन विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। सेम एज कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स, यानी कहां पे लगाना है, पूवी के ऊपर, पूवी भी लिख लो। ऑलमोस्ट सेम है, खाली एक एक्स्ट्रा क्या आया, गवर्नमेंट आया। वेरी गुड। और एग्जाम्पल्स ऑफ कंट्रोल किया हम लोगों ने, 4 एग्जाम्पल किया, एजुकेट द यूजर्स, पार्टिसिपेंट्स,
और उसके बाद क्या किया, जो वेंडर है उनको क्या करना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन करना चाहिए अपने सारे पॉलिसीज का। तीसरा क्या पढ़ा हम लोगों ने, प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम इंट्रूशन, वायरसेस, मैलवेयर, रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट, और क्या बोला, जो सेंसिटिव डेटा है उसका क्या करके रखो, एनक्रिप्शन करके रखो, ठीक है। और एक पॉइंट था, वेरी गुड, कंप्लायंस विथ ऑल बॉडी स्टैंडर्ड्स, जितने भी आपके ऊपर एक्ट्स एप्लीकेबल है सबको कंप्लाई करो। क्लियर है, याद रहेगा ये सब, वेरी गुड। देख लो कोई डाउट है यहाँ तक, चलो एक बार क्विकली अपना मैट निकालोगे, वहां से हम लोग पूरा मार्किंग करेंगे क्या क्या पढ़ा है अभी तक। टेक आउट योर कॉपी, मैट, जस्ट फॉर योर सेटिस्फैक्शन, नथिंग एल्स, ठीक है। यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट द कॉपी, आप कॉपी ब्लाइंडली ट्रस्ट करके जाओ, इसके बाहर कुछ आना ही नहीं है, बट आपके सेटिस्फैक्शन के लिए आपको मार्क करवा दे रहे, ठीक है। चलो यहां से आओ, आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सिस्टम, कंपोनेंट्स करवा दिया था क्या मार्क, कंपोनेंट्स मार्क करवाया था, कंपोनेंट से देख लो पेज 237, पूरा कंपोनेंट से मैं आपको मार्क करवा दे रही हूँ। कंपोनेंट्स किया था, पूवी चेक करो, दिखाई दे रहा है पूवी, पी स्टैंड्स फॉर क्या, पेमेंट गेटवे, यू स्टैंड्स फॉर क्या, यूजर। पेमेंट गेटवे से बेटर तो तुम लोग लिखा है, नहीं लिख लेगा क्या, कितना बड़ा चढ़ा करके लिखा है। वेंडर में देख रहे हो ये सारे पॉइंट है, सप्लायर एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वेयर हाउस ऑपरेशन, शिपिंग पॉलिसी, कैटलॉग्स, प्रोडक्ट डिस्प्ले, लॉयल्टी प्रोग्राम, शोरूम एंड ऑफलाइन परचेजेस, गारंटी, प्रिवेसी पॉलिसी, सिक्योरिटी। अरे मार्किंग करवा रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं, जो तुम लोग ऑलरेडी लिखा चुके हैं, खाली सेटिस्फेक्शन के लिए दिखा रहे हैं कि किया है सब। पोर्टल, पोर्टल क्या बोला था, फ्रंट एंड बोला था ना, विथ विच द यूजर इज इंटरेक्टिंग, क्लियर है। फिर बोला था कि बहुत सारे वेंडर्स लोग इसमें बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं अपने पोर्टल को क्या बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए। फिर इंटरनेट किया था हम लोगों ने, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर, सर्वर, डेटाबेस, मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप का क्या बोला था, 5 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, क्या क्या, फ्रंट मॉड्यूल, टिकटिंग मॉड्यूल, एडवर्टीजमेंट, कस्टमर, मोबाइल बैंकिंग, पेमेंट, मोबाइल बैंकिंग, सेम। डिजिटल लाइब्रेरी देख लो, फोकस कलेक्शन ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट्स, टेक्स्ट, विजुअल, मटेरियल, देख रहे हो। फिर ये भी बोला था इट्स अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। डेटा इंटरचेंज का मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑफ द डेटा। एक स्पेसिफिक क्या फॉलो करते हैं, प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड करते हैं ना, फॉर यूनिफॉर्मिटी इन द एक्सचेंज ऑफ द डेटा। आर्किटेक्चर में हो, 2 टियर और क्या 3 टियर, दोनों का एग्जाम्पल पढ़ा दिया मैंने। 2 टियर का एग्जाम्पल एटीएम, फिजिकल टिकट रिजर्वेशन, आप लोग तो लिखे हो कॉपी में ऑलरेडी, ठीक है। 2 टियर नेटवर्क का टाइप्स, प्रेजेंटेशन और क्या, डेटाबेस किया था। प्रेजेंटेशन में देखो क्या लिखा है, इट इज द इंटरफेस दैट अलाउज द यूजर टू इंटरैक्ट विद द ई कॉमर्स और एम कॉमर्स वेंडर। तुम इससे ज्यादा नहीं लिख लोगे, बता दो सच्ची सच्ची, ठीक है। डेटाबेस टियर में क्या बोल रहे हैं, स्टोर हाउस ऑफ क्या, प्रोडक्ट डेटा, प्राइस डेटा, कस्टमर डेटा, क्लियर है। अब ये डायग्राम से बेटर तो आप लोग बनाए हो, समझ में आ रहा है, इतना डिटेल में 2 टियर आर्किटेक्चर दिखा रहा है, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस, यहाँ से क्वेरी जा रहा है, यहाँ से रिजल्ट आ रहा है, बट लिखा ही नहीं है क्वेरी कौन सा है, रिजल्ट कौन सा है, एरो भी नहीं बनाया है, समझ में आ रहा है। ये आपके इंस्टीट्यूट के मैट का कॉपी पेस्ट किया मैंने डायग्राम, बोलोगे मैम आपका मैट है, बना देते, कॉपी में भी तो कुछ करवाने के लिए होना चाहिए ना, समझ में आ रहा है। फिर एडवांटेजेस किया था हम लोगों ने, देख लो, सिस्टम परफॉर्मेंस क्या है, हाई, मोर यूजर्स कैन इंटरैक्ट, सिंपल स्ट्रक्चर। ड्रॉबैक में देखो, परफॉर्मेंस डेटोरिएटिव, नंबर ऑफ यूजर्स क्या इंक्रीजेस, रेस्ट्रिक्टेड फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस ऑफ डीबीएमएस, सब करवाया है कि नहीं। 3 क्लाइंट, 3 टियर में देख लो क्या, नंबर 1 प्रेजेंटेशन, नंबर 2 एप्लीकेशन। अब की बार बिजनेस लॉजिक कहां पे है, एप्लीकेशन में है ना, जो क्या कर रहे हैं, डिटेल्ड प्रोसेसिंग कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ 3 लेयर लोग बनाए, इससे बेटर तो आप बनाए हो डायग्राम। फिर डेटाबेस लेयर दे रहा है यहाँ पे, वही सेम, स्टोर हाउस ऑफ द इंफॉर्मेशन, क्लियर है क्या। देखो ये लास्ट वाला लाइन पढ़ो, टू कंक्लूड से लेकर लास्ट तक रीड करो, अपने आप लिख पाओगे कि नहीं। टू कंक्लूड, इन द 3 टियर आर्किटेक्चर 3 layers like client, server, database are involved. Very good. पता नहीं है क्या आपको ये चीज। In this, client sends a request to the server. Server मतलब क्या, आधा नाम लिख रहा है, application server. Server sends a request to the क्या, database for the data. Based on that request, database sends back the data to the क्या, server. And from the server, data is forwarded to the client. तो आधा लिखा है, तुम इससे बेटर लिख पाओगे। वो तो लिखा ही नहीं कि बिजनेस लॉजिक रहता है एप्लीकेशन सर्वर में, वो कन्वर्ट करता है, प्रोसेसिंग करता है, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, जीयूआई में कन्वर्ट करता है, एप्लीकेशन लॉजिक, ये सब लिखोगे ना, तो तुम इससे बेटर आंसर ड्राफ्ट करने की कैपेसिटी में हो कि नहीं, बताओ, बोलो। हाँ हाँ है ना, खोल के देखो एपीआई जीयूआई है कि नहीं। हाँ
तुम कौन बोला नहीं लिखा है? तुम खोल के देखो ना, खोल के देखा है इसलिए तो बोले। तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए ना इंस्टीट्यूट का मैट भी हम खोल के दिखाएंगे, समझ में आ रहा है? उन लोग जीयूआई लिखा है, एपीआई लिखा है, बट कहीं पे भी जीयूआई एपीआई का फुल फॉर्म नहीं लिखा है। तुम लोग को बस ये समझना होगा भाई, तुम लोग को जो पढ़ा रहे हैं ना एकदम एक्सट्रीम लेवल में पढ़ा रहे हैं, उतना लर्न कर लो और लिख लो। हाँ हाँ लिखो ना, तुम भी लिखो मस्ती से, बट तुम अपना एक्स्ट्रा नॉलेज तुमको क्यों दे रहे? दिखाओगे नहीं, खाली मन में रख लोगे, पेपर में नहीं उतारोगे तो मार्क्स कैसे मिलेगा? तुम लिखो, तुमको जीयूआई का मतलब पता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक है। एडवांटेज ऑफ 3 टियर, मतलब तुम लोग ये मत सोचो तुम लोग को जो बताया जा रहा है ना वो तो सब लिखना ही है, जो भी पढ़ाया जा रहा है तुम्हारे मैट में है, कहीं भी मैट के बाहर नहीं है। तुम बेटर लिख कर आओगे उससे, और उसमें मार्क्स बेटर मिलेगा, ठीक है। एडवांटेजेस देखो, क्लियर सेपरेशन बोल दिया था ना मैंने, क्लाइंट इंटरफेस का किससे? प्रेजेंटेशन लेयर, डेटा से, बिकॉज ऑफ व्हाट? एप्लीकेशन लॉजिक, डायनामिक लोड बैलेंसिंग, चेंज मैनेजमेंट। ड्रॉबैक में क्या बोल रहा है? इंक्रीज नीड फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट, सर्वर लोड बैलेंसिंग, फॉल्ट टॉलरेंस, इमेच्योर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। मेंटेनेंस टूल्स आर क्या? इनएडुकेट। मेंटेनिंग सर्वर लाइब्रेरी इज वेरी डिफिकल्ट, बोला था ना। आर्किटेक्चर किया था क्या? सेम टू सेम ऐसे ही तुमने भी चार्ट बनाया, देख लो। इंटरनेट और एम कॉमर्स का 3 लेयर दिखाई दे रहा है कि नहीं? अरे ये डायग्राम चेक करो, वी हैव डन इट और नॉट, क्लियर। फिर ये डायग्राम भी मैंने तुमको बनवा दिया, ये भी नहीं छोड़ा है, तुम लोग बनाया था ना ये डायग्राम। और मैंने बोला था अगर मोबाइल रहेगा तो मोबाइल दिखा देना, देखो ऐसे लड़की बना के आओगे क्या एग्जाम में मोबाइल फोन के साथ? हाँ बना देना ऐसे, ये रहा मोबाइल फोन लेकर खड़ी है, बाकी पूरा स्टेप सेम टू सेम, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखो, अभी मैंने लिखवाया नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सुनना ना ध्यान से। वर्क फ्लो डायग्राम ऑफ ई कॉमर्स या स्टेप्स ऑफ दी क्या? डेटा फ्लो ऑफ द ई कॉमर्स। क्वेश्चन पढ़ो क्या है? ई कॉमर्स वर्क फ्लो डायग्राम। तुमको नहीं पता क्या है? तुमने मेरे संग स्टेप्स ऑफ ई कॉमर्स पढ़ा था क्या? क्या पढ़ा था? पहला स्टेप क्या था? लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है वेबसाइट में जाकर, या फिर अगर मोबाइल ऐप है तो डाउनलोड करना है उसको, कहां से डाउनलोड करना है वो सब भी बताया था, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर सब बताया था ना। और अगर वेबसाइट करो तो इंटरनेट, ब्राउजर, सर्वर, सेम चीज लिखा है। पहला पॉइंट कस्टमर लॉगिन। फिर क्या करते थे? सिलेक्ट द प्रोडक्ट यू विश टू बाई, एग्जैक्ट प्रोडक्ट यू विश टू बाई, पेमेंट गेटवे, डिस्पैच वगैरह, ट्रैकिंग वगैरह, ओटीपी आएगा, मटेरियल रिसीव, सेम टू सेम दोबारा लोग यही पॉइंट लिखा है, देख लो। अलग से और एक क्वेश्चन दे दिया, अलग टॉपिक बनाकर। हाँ लिखो, बिल्कुल लिखो, सेम टू सेम ही है, बट क्वेश्चन तो लिखो, नहीं तो तुम एग्जाम में क्या बोलेगा? मैम तो करवाई नहीं थी हम लोग को ये ई कॉमर्स वर्क फ्लो डायग्राम। क्वेश्चन लिखो, डिस्क्रिप्शन ऑफ ई कॉमर्स वर्क फ्लो डायग्राम, डिस्क्रिप्शन ऑफ ई कॉमर्स वर्क फ्लो डायग्राम, डिस्क्रिप्शन ऑफ ई कॉमर्स वर्क फ्लो डायग्राम। और ब्रैकेट में क्या लिख दो? मनी मन, मतलब 1 लिख दो, आपको पता है क्या? सेम एज क्या? हाँ सेम एज स्टेप्स ऑफ ई कॉमर्स, सेम एज स्टेप्स ऑफ ई कॉमर्स। किया है ना आपने? पहला ही क्लास में तो शायद किया था, गैस पहला या दूसरा क्लास में, पहला में ही करवा दिए थे क्या? हाँ सेम एज स्टेप्स ऑफ ई कॉमर्स। अब ये सातों स्टेप तुमको नहीं पता है क्या? यहाँ थोड़ा कॉन्साइज वे में दिया है, वहां थोड़ा और डिटेल्ड वे में किए थे, तो तुम एग्जाम में डिटेल में लिख कर आओ ना, तुमको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। ये स्टेप तुमको नहीं आता क्या? तो लिखो, लिख के नक्की करो भाई, टाइम थोड़ी है इतना, नक्की करो लिख के। मैम क्यों लिखे? यहीं से देख लेंगे ना। अरे बता रहे, कॉपी मेंटेन करो अच्छे से, 1000 बार बोल दिए। सबसे पहले लॉग इन करोगे, प्रोडक्ट सिलेक्शन, ऑर्डर प्लेसमेंट, ऑर्डर प्लेस करने के बाद पेमेंट, फिर क्या करोगे? ट्रैकिंग करोगे ना, डिस्पैच वहां से चालू होगा, बैकएंड से आप ट्रैकिंग करोगे। और लोग फाइनली तो लिखा ही नहीं, मटेरियल रिसीव हो जाता है, गुड्स रिसीव्ड, खाली लिख दिया सीओडी का ट्रैकिंग होगा। एक और एक पॉइंट तो होना चाहिए कि गुड डिस्पैच हो गया, गुड्स रिसीव्ड हो गया। वहां पे हम लोगों ने लिखा था ना, फिजिकल डिलीवरी ऑफ द गुड्स रिसीव्ड। हो गया क्या? चलो अब हम लोगों ने किया है क्या? रिस्क रिलेटेड टू ई कॉमर्स, पॉइंट्स खाली पढ़ो। प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी किया। अब देखो इन लोग एक ठो लाइन लिखा है इसमें, तुम इससे बेटर नहीं लिख पाओगे। क्वालिटी इश्यूज, क्वालिटी इश्यूज समझ गए क्या होता है? हम लोग जो प्रोडक्ट देख के ऑर्डर करते हैं और फिर जो आता है हाथ में, कुछ बहुत डिफरेंस होता है। हाँ अब जैसे क्या होता है ना, एक वॉल क्लॉक मंगाया मैंने देखकर, देखने में इतना बड़ा सारा दिखा रहा है, मेरा गलती है मैंने डिस्क्रिप्शन पढ़ा नहीं,
अब जब मंगवा लिए तो देख रहे इतना सही आ गया, ये कटोरी जैसा क्लॉक आ गया एक तो, समझ में आ रहा है? तो क्या फायदा ऐसा, क्वालिटी इश्यूज रहता ही है ना। कपड़ा देखने में इतना अच्छा लग रहा है, मॉडल पहन के लहरा रही है, बलखा रही है, जब आया देख रहे हैं क्या गया है, समझ में आ रहा है? कोई छोटे बच्चे का कपड़ा आ गया है, ऐसे देख के लग रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम होता है कि नहीं क्वालिटी। डिले इन गुड्स एंड हिडन कॉस्ट किया, नीड एक्सेस टू इंटरनेट किया, सिक्योरिटी कार्ड इश्यूज, क्रेडिट कार्ड इश्यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनोनिमिटी, रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, लॉस ऑफ डेटा, अटैक फ्रॉम हैकर, डिनायल ऑफ सर्विस। मैम इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे हो? अरे पढ़ा थोड़ी रहे हैं, दिखा रहे हैं बस, मार्क भी नहीं कर रहे, दिखा रहे तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए। लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल, प्रॉब्लम ऑफ पायरेसी, किया था क्या? कंट्रोल्स तो अभी जस्ट पढ़ाया ना। कंट्रोल्स कहाँ कहाँ लगाना है? यूजर में, सेलर में, गवर्नमेंट में, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर, पेमेंट गेटवे। एग्जांपल ऑफ कंट्रोल पढ़ाया, लिखवा भी दिया पूरा डिट्टो सेम। साइबर सिक्योरिटी रिस्क कंसिडरेशन लिखा हमने, डायरेक्ट और क्या इनडायरेक्ट इंपैक्ट। डायरेक्ट के लिए क्या बोला? फाइनेंशियल। इनडायरेक्ट के लिए क्या बोला? ऑपरेशनल। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? अब आपको पता है, इंस्टीट्यूट का मैट एक बार घर जाके आज खोलना। हम लोगों ने इंस्टीट्यूट का मैट का पहला 38 पेजेस कवर कर लिया है, 100 पेज का चैप्टर है। 38 से 40 पेजेस वी हैव कवर्ड फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट का मैट। कैसा लग रहा है ये सुन के? मजा आ रहा है कि नहीं बताओ? ठीक है, तो तुमको 40 पेज मैंने लर्न करवा दिया इंस्टीट्यूट के मैट का। और अगर विश्वास नहीं है ना, खुद अपने आंखों को खोलो और देखो, मेरे को कोई डर नहीं है, तुम वाउच करो, वेरिफिकेशन करो, तुमको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और एक भी कुछ तुमको एक्स्ट्रा मिल जाए ना तो आकर मेरे को बता देना, मिलेगा ही नहीं, बल्कि तुमको ये लगेगा रे हमने एक्स्ट्रा पढ़ लिया है। ठीक है, क्या बोल रहे हो? हाँ, नहीं एक बार देख लो ना अपने संतुष्टि के लिए, एक बार देख लो खोल के। हाँ, नहीं तुम 36 गलत देख रहे हो, और आगे देखो केस स्टडी भी है, वो टिकिया वाला, मोबाइल फोन और टिकिया वाला, साबुन की टिकिया वाला केस स्टडी भी है, पढ़ लेना, बकवास है। समझ में आ रहा है? बोला ना मैंने, एक एक चीजों को परखा हुआ है। तुम्हारा आराम से इंस्टीट्यूट का मैट खोलो, पहला 40 पेज मैंने तुमको रटवा दिया है। समझ में आ रहा है? सो प्लीज गाइस, आपको जो है ना EIS एकदम मक्खन की तरह स्मूथ लगेगा, आप स्केटिंग करोगे उसमें, एकदम आराम से आइस स्केटिंग करोगे। बस आपको डेली क्या करना है, मेरे संग लेक्चर अटेंड करना है, क्लास में रेगुलर रहना है, सेम डे घर जाकर रिवीजन करके आना है। और रिवीजन करने में सच्ची सच्ची बताओ कितना टाइम लगता है? 10 से 15 मिनट, 20 मिनट। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं, टुडे वाज अ 5th क्लास। ठीक है, इसीलिए हम लोग यूट्यूब लाइव में कर रहे थे, बट भाई यूट्यूब वाले बच्चे आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, पैसा का लालच वगैरह मत करो। समझ में आ रहा है? पैसा वैसे भी तुम लोग के लिए काफी रिड्यूस कर दिया गया है। www.melplclasses.com में जाइए और फटाफट एडमिशन ले लीजिए। और भाई मैं टाइमिंग्स वगैरह भी जो है ना आपके कन्वीनियंस के हिसाब से कर दूंगी, टाइमिंग का टेंशन ना लेना। कहीं अगर और आपका कोई ट्यूशन वगैरह क्लैश कर रहा है, ईमेल करो, हमें बताओ। ठीक है, www.meplclasses.com में आपको विजिट करना है, फिर वहां पे आप जाओगे कोर्सेज वाले ऑप्शन में, सी एंटर में क्लिक करना। ग्रुप कॉम्बो ऑफर्स आर ऑल्सो अवेलेबल। ठीक है, और इंडिविजुअल पेपर्स आर ऑल्सो अवेलेबल। क्लियर है? लॉ ऑडिट का कॉम्बो, ऑब्वियसली आपने लॉ पहले ले लिया है, बट नहीं लिया अभी करना है, अभी भी ले सकते हो। लॉ ऑडिट EISSM का कॉम्बो है, सिर्फ EISSM इज ऑल्सो अवेलेबल, तो EISSM क्लिक करोगे। फीस इज वेरी नॉमिनल अलॉन्ग विद द हार्ड कॉपी ऑफ द बुक्स। समझ में आ रहा है? तो भाई इससे कम दाम में आपको जो है ना फैसिलिटी नहीं मिलेगा। दी बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। क्लियर? जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं, आपसे रिक्वेस्ट है भाई बच्चों को बताइए कि कैसा लेवल ऑफ एजुकेशन मिल रहा है। क्या क्लास में सब कुछ लर्न कर लेते हो क्या? हाँ या ना? क्लास में सब कुछ लिख लेते हो क्या? वेरी गुड, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर। क्लासेस अच्छा लग रहा है तो प्लीज फीडबैक जरूर दो कमेंट सेक्शन में आकर, और अपने दोस्तों को रेफर करिए। एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय, एंजॉय।